हेलो दोस्तों, तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का एक और फीचर को अनलॉक करते हैं और आज जानेंगे हम पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में। तो पॉलीमॉर्फिज्म जैसे नाम से लग रहा होगा क्या, पॉलीमॉर्फिज्म तो इसी दो नाम से बना है क्या, एक तो पॉली, एक मॉर्फिज्म। मॉर्फिज्म, पॉली मतलब होता है क्या, बहुत सारा, पॉली मतलब बहुत सारा, और फिज्म मतलब प्रकार। पॉलीमॉर्फिज्म जैसे आप पढ़ते होंगे ना फॉर्म्स, तो वही इस प्रकार से आप रिलेट करिएगा। पॉलीमॉर्फिज्म मतलब होता है एक चीज़ को बहुत सारा लिखने का तरीका, एक चीज़ को बहुत सारा लिखने का तरीका। तो वो तो हो गया समझने का भाषा में। आप चलते हैं इसका डेफिनेशन देखते हैं क्या है। द वर्ड पॉलीमॉर्फिज्म मीन्स हैविंग मेनी फॉर्म्स। क्या, पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब होता है मेनी फॉर्म, मतलब एक चीज़ का बहुत सारा प्रकार, जैसा हमने पहले समझने के लिए बताया था। ओके, द वर्ड पॉलीमॉर्फिज्म मीन्स मेनी फॉर्म्स। इन सिंपल वर्ड we can define polymorphism as the ability of a message to displaying in more than one form। क्या, पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब होता है क्या, बहुत सारा प्रकार, मेनी फॉर्म्स। और ऐसे सिंपल वर्ड में कहेंगे तो हम क्या कहेंगे, पॉलीमॉर्फिज्म को एक मैसेज को एक से ज़्यादा प्रकार से दर्शाने या फिर दिखाना, उसी को बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। ओके, तो ये अगर याद हुआ तो अच्छी बात है, नहीं याद हुआ तो इसका अल्टरनेट एक डेफिनेशन है क्या, polymorphism is the ability to exhibit different behavior in different instances। क्या, polymorphism is ability to exhibit different behavior in different instances। ये याद है तो अच्छी बात है, नहीं है तो ये रख लीजिए। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। polymorphism of an operation depend on type of data used in operation। तो polymorphism का मतलब क्या हुआ, इसका हमारा आप एक एग्जांपल ले हम छोटा सा। तो जैसे मान लेते हैं हमारा एक फंक्शन है कोई सम, हम रिटर्न टाइप नहीं लिख रहे हैं, सम, और यहाँ पे है इंट कॉमा इंट, इंट कॉमा इंट। ओके, एक और फंक्शन है मेरा सेम नाम का, और यहाँ पर इंट इंट, या फिर इंट यहाँ पे आप फ्लोट कर देते हैं, फ्लोट। तब आप कहिएगा क्या, आप कहिएगा सेम नाम का फंक्शन, दो फंक्शन तो हम नहीं बना सकते हैं, सेम नाम का दो फंक्शन तो हम नहीं बना सकते हैं, आप कहिएगा। लेकिन हम कहेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग हमारा एक फीचर प्रोवाइड करता है जिसका नाम है पॉलीमॉर्फिज्म, जो क्या करता है, हमको सेम नाम का हम क्या कर सकते हैं, फंक्शन को डिफाइन कर सकते हैं। कंडीशन अप्लाई, उसका आर्गूमेंट डिफरेंट हो या फिर टाइप ऑफ आर्गूमेंट अलग हो, नंबर ऑफ आर्गूमेंट अलग हो या फिर टाइप ऑफ आर्गूमेंट अलग हो। जैसे यहाँ पे देखिएगा दो आर्गूमेंट लिया है, इसका टाइप इंटीजर, इसका टाइप फ्लोट है, तो दो आर्गूमेंट है, दोनों अलग अलग हो गया। तो हम ये फीचर हमको प्रोवाइड करता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कि हम पॉलीमॉर्फिज्म का यूज करके सेम नाम का फंक्शन बना सकते हैं। ओके, तो ये हमारा है। अब ये समझ लीजिए, तो अब डेफिनेशन आपको समझ में आएगा क्या। द वर्ड पॉलीमॉर्फिज्म मीन्स मेनी फॉर्म। देखिए मेनी फॉर्म है, एक फंक्शन का बहुत सारा फॉर्म है। इन सिंपल वर्ड वी कैन डिफाइन पॉलीमॉर्फिज्म एज एबिलिटी टू मैसेज डिस्प्लेइंग मोर देन वन फॉर्म। एक मैसेज को हम बहुत सारा फॉर्म में दिखा सकते हैं। उसके बाद क्या है, पॉलीमॉर्फिज्म इज एबिलिटी टू एग्जिबिट डिफरेंट बिहेवियर इन डिफरेंट इंस्टेंसेस। डिफरेंट बिहेवियर इन डिफरेंट, ये देखिए ये क्या करेगा, ये फंक्शन मेरा दो इंटीजर को ऐड करके इंटीजर वैल्यू देगा, और अगर हम यहाँ पे इंटीजर लिए तो, और यहाँ पर अगर हम फ्लोट लिए हैं तो ये इंटीजर फ्लोट को ऐड करके हमको फ्लोटिंग रिजल्ट देगा। डिफरेंट बिहेवियर इन डिफरेंट इंस्टेंसेस हो गया। उसका क्या है, बिहेवियर ऑफ एन ऑपरेशन डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ डाटा यूज्ड इन ऑपरेशन। यहाँ पे कौन सा डाटा यूज हो रहा है उस पर डिपेंड करता है हमारा कौन सा ऑपरेशन होगा। ओके, तो ये रहा पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में। ये था हम बस एक एग्जांपल लिए, इसको बोलते हैं फंक्शन ओवरलोडिंग बोलते हैं। ये हम आगे जानेंगे, बस अभी एग्जांपल समझने के लिए ले लिए थे। ओके, तो पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में इतना चीज़ क्लियर है, तो इसका टाइप देख लेते हैं कौन सा टाइप होता है। तो पॉलीमॉर्फिज्म को मेनली टू टाइप में बांटा गया है। पहला कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, दूसरा रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म एंड रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को भी दो टाइप में बांटा गया है। ओके, पहला टाइप क्या है, फंक्शन ओवरलोडिंग। पहला टाइप मेरा है फंक्शन ओवरलोडिंग, जिसका हम अभी एग्जांपल लिए थे, इसको बोलते हैं फंक्शन ओवरलोडिंग। ये हम जब ये वाला डिस्कस करेंगे तो देख लेंगे। अभी के लिए इतना समझिए, कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को दो टाइप में बांटा गया है, फंक्शन ओवरलोडिंग एंड ऑपरेटर ओवरलोडिंग। फंक्शन ओवरलोडिंग का तो आपका आइडिया लगा है क्या, इसमें फंक्शन का नाम चेंज करेंगे, या तो आर्गूमेंट चेंज करेंगे या फिर टाइप ऑफ आर्गूमेंट चेंज करेंगे। ऑपरेटर ओवरलोडिंग में हम क्या करेंगे, ऑपरेटर ओवरलोडिंग में हम जो भी ऑपरेटर मेरा होता है उस ऑपरेटर को ओवरलोड करेंगे ताकि वो बिहेव कर सके मेरा यूजर डिफाइंड डाटा टाइप के लिए भी। वो क्या होता है वहाँ पे समझेंगे, बस ऐसे समझ लीजिए। वहाँ पे हम ऑपरेटर को ओवरलोड करेंगे। जैसे आप पढ़ते होंगे क्या, सी आउट, और ऐसे ऐसे ये जो ऑपरेटर मेरा है, ये आप कहिएगा ये मेरा कौन सा शिफ्ट है, ये मेरा लेफ्ट शिफ्ट है। तो ये लेफ्ट शिफ्ट क्या है, एक ऑपरेटर है। तो इस ऑपरेटर को मेरा ओवरलोड किया गया है ताकि ये हमारा प्रिंट करवा सके। वैसे ही आप सी इन में पढ़ते होंगे, सी इन, और ये मेरा क्या है, ये मेरा
राइट शिफ्ट ऑपरेटर है, राइट शिफ्ट ऑपरेटर है, इसको भी क्या किया गया, ओवरलोड किया गया है यूजिंग ऑपरेटर ओवरलोडिंग। तो ये सब भी हम पढ़ेंगे जब ऑपरेटर ओवरलोडिंग देखेंगे तब। बस अभी ऐसे समझ लीजिए कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को फंक्शन ओवरलोडिंग और ऑपरेटर ओवरलोडिंग दो टाइप में डिवाइड किया गया है। उसके बाद अगला मेरा है रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को बोला जाता है क्या, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म का टाइप मेरा क्या है, वर्चुअल फंक्शन। रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म का टाइप क्या है, वर्चुअल फंक्शन। अब यहाँ पर एक चीज़ हम आपको बताते हैं क्या, जो प्रीवियस लेक्चर में हम डिस्कस किए थे, आप वहाँ पे पढ़े होंगे क्या, स्टैटिक बाइंडिंग और डायनेमिक बाइंडिंग। बाइंडिंग वाले टॉपिक में पढ़े होंगे स्टैटिक बाइंडिंग और डायनेमिक बाइंडिंग। तो यहाँ पे ये समझ लीजिए, यहाँ पे जो कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म है, कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म है, उसको हम स्टैटिक बाइंडिंग बोलेंगे, वो स्टैटिक बाइंडिंग होता है, ठीक है। अब रिलेट करिएगा। और रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म जो होता है उसको हम डायनेमिक बाइंडिंग बोलेंगे। तब जो भी दो इसका स्टैटिक बाइंडिंग और डायनेमिक बाइंडिंग का जो भी प्रॉपर्टी था वो रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म और कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म पे अप्लाई हो जाएगा। ओके, तो कौन कौन सा था मेरा, एफिशिएंसी वाला था और स्पीड वाला था और कैसे उसका मेमोरी एलोकेशन वाला था, फ्लेक्सिबिलिटी था, वो सब यहाँ पे अप्लाई हो सकता है। ओके, तो पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में यहाँ पे हम समराइज करते हैं। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब होता है, पॉली मतलब होता है बहुत सारा, अब फॉर्म मतलब तो सब प्रकार होता ही है। पॉलीमॉर्फिज्म का नहीं है मतलब एक से ज़्यादा प्रकार, किसी भी चीज़ का एक से ज़्यादा प्रकार, उसको पॉलीमॉर्फिज्म बोलेंगे। इंग्लिश में बोलिएगा ऐसा कहिएगा, द वर्ड पॉलीमॉर्फिज्म मीन्स हैविंग मैनी फॉर्म। उसका कहेंगे इन सिंपल वर्ड वी कैन डिफाइन पॉलीमॉर्फिज्म एज एबिलिटी टू मैसेज टू बी डिस्प्ले इन मोर देन वन फॉर्म। उसका वो भी नहीं समझेगा तो अगला फिर बताइएगा क्या, पॉलीमॉर्फिज्म इज एबिलिटी टू एग्जिबिट बिहेवियर इन डिफरेंट इंस्टेंसेस। अगर वो भी नहीं समझता तो कहिएगा बिहेवियर ऑफ एन ऑपरेशन डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ यूरिन ऑपरेशन। ये सब भी आप पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में इसका डेफिनेशन लिख सकते हैं, इसके बारे में कुछ कुछ पॉइंट लिख सकते हैं। फिर इधर कहिएगा पॉलीमॉर्फिज्म का टू टाइप होता है, कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को फंक्शन ओवरलोडिंग और ऑपरेटर ओवरलोडिंग दो टाइप में डिवाइड किया गया। उसके बाद रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को हम वर्चुअल फंक्शन के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद कहिएगा क्या, कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को हम स्टैटिक बाइंडिंग में जानते हैं, उसका नाम एक कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को हम स्टैटिक बाइंडिंग बोलते हैं और रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को हम डायनेमिक बाइंडिंग बोलते हैं। और ये दोनों का जो भी हम डिस्कस किए थे वो यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। सब कुछ जो भी प्रॉपर्टीज़ का था, जो भी डिफरेंसेस था, यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं पॉलीमॉर्फिज्म वाले में। आई होप आपको ये सब क्लियर हुआ होगा, कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म और रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। तो यहाँ पे देखिएगा, जैसे हम यहाँ पे फंक्शन ओवरलोडिंग का आपको एक थोड़ा सा ब्रीफ इन्फो में दिए हैं, यहाँ पे हम नाम अलग अलग ऐसा कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं सम। यहाँ पे हम इंटीजर कॉमा इंटीजर 3 आर्गूमेंट ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ऑपरेटर ओवरलोडिंग में क्या होगा, जैसे हमारा प्लस होता है, प्लस मेरा क्या है, ये तो एक्सोर लिख दिए, इसको डब्बा में नहीं करते हैं, सिंपल देते हैं, प्लस मेरा है। ये क्या करता है मेरा, अगर मान लेते हैं इधर 5 है और इधर 7 है, तो ये क्या करेगा, ये इंटीजर है और ये भी इंटीजर है, तो ये इंटीजर को प्लस और इंटीजर करेगा वो 12 रिटर्न करके देता है। तो इसी प्लस को हम क्या करेंगे, इसी प्लस को हम इस टाइप से ओवरलोड करेंगे ताकि ये बिहेव कर सकते यूजर डिफाइंड डेटा टाइप के लिए भी। ये प्लस सेम बिहेव करेगा किसके लिए, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। जैसे मान लेते हैं हम यहाँ पे आपको इनपुट देंगे 5 + 7i और 2 + 2 या फिर 3i। अब हम कहेंगे क्या, इसको आप ऐड करके हमको रिटर्न बताइए, रिजल्ट बताइए। तो आप कहिएगा ऐसे तो ऐड होगा ही नहीं, ऐसे तो ऐड होगा ही नहीं, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसको ऐड कर ही नहीं सकते हैं। तो यहाँ पे जो मेरा ये नॉर्मल प्लस होता है वो क्या होता है, सिर्फ जो हमारा प्री डिफाइंड डाटा टाइप है, जैसे इंटीजर हो गया, फ्लोट हो गया, उसके लिए वर्क करता है। और ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा यूजर डिफाइंड डाटा टाइप हो गया। तो इसी प्रकार से हम कॉम्प्लेक्स नंबर को भी ओवरलोड करके देखेंगे, तो इसको हमारा रिजल्ट आएगा क्या, रिजल्ट आएगा 7 + 10i, ऐसे कुछ मेरा रिजल्ट आएगा। ये हम करेंगे फंक्शन ओवरलोडिंग है। अब वर्चुअल वाला फंक्शन में क्या होता है, वर्चुअल फंक्शन को हम मेनली इनहेरिटेंस जब पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे। ओके, तो आई होप आपको ये पॉलीमॉर्फिज्म का फंडा थोड़ा बहुत क्लियर हो गया होगा गाइस। तो मिलते हैं इसके पहले टाइप पे, फंक्शन ओवरलोडिंग में। ओके गाइस, हेलो दोस्तों, तो अभी हम लोग देखेंगे फंक्शन ओवरलोडिंग। तो फंक्शन ओवरलोडिंग का पहले डेफिनेशन देखते हैं, उसके बाद एक एग्जांपल देखेंगे। तो इसका ज़रूरत के ऊपर पहले वो देख लेते हैं। जैसे हम आपको बोले क्या, हम आपको बोलेंगे 10, 20 का सम करके दिखाओ, ठीक है। सेम प्रोग्राम में एक ही प्रोग्राम बनाना है जिसमें 10, 20 को ऐड करना है। फिर दूसरा हम इनपुट देंगे आपको क्या, दूसरा इनपुट हम देंगे 10, 12.2। पहले कहेंगे इसको ओवरलोड करो या फिर इसको ऐसा सम करके बताओ। फिर अगला हम बताएंगे क्या, हम आपको कहेंगे 5.5, 4.5, ये दोनों को ऐड करके बताओ, रिजल्ट क्या आता है। उसके बाद हम आपको बोलेंगे क्या, 2, 3 और 4 को ऐड करो। तो अब क्या करिएगा, इतना सारा हम इनपुट देंगे आपको, क्या करिएगा, आप इसके लिए एक फंक्शन बनाइएगा, फिर इसके लिए अलग नाम का फंक्शन बनाइएगा, फिर इसके लिए अलग नाम का फंक्शन बनाइएगा, फिर इसके लिए अलग नाम का फंक्शन बनाइएगा जिसमें 3 इनपुट लेगा, इसमें 2, इसमें फ्लोटिंग टाइप का लेगा,
दोनों, इसमें एक इंटीजर एक फ्लोटिंग टाइप का लगा, इसमें भी इंटीजर इसमें भी इंटीजर, आप इसका हमारा से कहिएगा। लेकिन हमारा क्या करता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, एक फीचर प्रोवाइड करता है जिसका नाम होता है पॉलीमॉर्फिज्म। और पॉलीमॉर्फिज्म में अभी फंक्शन ओवरलोडिंग नाम का एक फीचर होता है, उससे हम क्या करेंगे, सेम नाम का फंक्शन बनाएंगे और उसमें डिफरेंट आर्गुमेंट प्रोवाइड करेंगे, तो मेरा काम हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जनरली अगर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग नहीं रहता है तो क्या करते हैं, हम सेम नाम का नहीं, हम अलग अलग नाम का फंक्शन बनाते हैं। जैसे हो सकता है इसका हम sum1 sum2 sum3 करके फंक्शन बनाते हैं, तो वहाँ पे बहुत सारा नाम आ जाता है तो कन्फ्यूजन होता है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, एक सम नाम का फंक्शन बनाएंगे, उसमें हम अलग अलग, उसमें हम क्या करेंगे, यूज़ करेंगे फंक्शन ओवरलोडिंग का। फंडा क्लियर हुआ, हम कैसे करने वाले हैं, अगर फंडा क्लियर हुआ तो चलिए हम पहले इसका डेफिनेशन जान लेते हैं, उसके बाद इसको हम एक प्रोग्राम के माध्यम से, इसी सम वाला प्रोग्राम के माध्यम से इसको देखेंगे। ओके, तो फंक्शन ओवरलोडिंग का मतलब क्या है, सेम फंक्शन नेम कैन बी यूज टू हैंडल डिफरेंट नंबर एंड डिफरेंट आर्गूमेंट, डिफरेंट नंबर ऑफ आर्गूमेंट या फिर डिफरेंट टाइप ऑफ आर्गूमेंट, डिफरेंट नंबर ऑफ आर्गूमेंट एंड डिफरेंट टाइप ऑफ आर्गूमेंट। फंक्शन ओवरलोडिंग कैन बी यूज टू हैंडल, किसको हैंडल करने के लिए यूज करता है, डिफरेंट नंबर एंड डिफरेंट टाइप ऑफ आर्गूमेंट, डिफरेंट नंबर ऑफ आर्गूमेंट या फिर डिफरेंट टाइप ऑफ आर्गूमेंट। ओके, यहाँ पे शॉर्ट में डेफिनेशन लिखा गया है, डिफरेंट नंबर ऑफ आर्गूमेंट एंड डिफरेंट टाइप ऑफ आर्गूमेंट को हैंडल करने के लिए हम फंक्शन ओवरलोडिंग का यूज़ करते हैं। जैसे एग्जाम्पल में देखिएगा, यहाँ पे फंक्शन नाम देखिएगा, फंक्शन नाम क्या है, सबका सेम है, FUN। यहाँ पे हम इंटीजर लिए हैं, इंटीजर फ्लोट, तो यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ आर्गूमेंट ये दोनों में तो सेम है, नंबर ऑफ आर्गूमेंट सेम है, लेकिन टाइप ऑफ आर्गूमेंट अलग अलग है, इसमें इंटीजर है इसमें फ्लोट है। फिर इसमें देखिएगा टाइप ऑफ आर्गूमेंट अलग अलग है, इसमें देखिएगा नंबर ऑफ आर्गूमेंट भी अलग है और टाइप ऑफ आर्गूमेंट भी अलग है। ओके, इसमें 3 आर्गूमेंट ले रहा है, इसमें 2 आर्गूमेंट ले रहा है। तो इस प्रकार से चलिए हम एक फंक्शन बनाते हैं, जो भी हम बोलेंगे थे जिसको ऐड करने के लिए, उसी को हम ऐड करने के लिए एक कोड लिखते हैं अपना ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में। ओके गाइस, तो इसमें हम यूज़ करेंगे फंक्शन ओवरलोडिंग। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ यहीं से स्टार्ट करते हैं, फिर उधर जाएंगे, थोड़ा सा लंबा कोड पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पे हम एक, ठीक है, एग्जांपल देते हैं, क्वेश्चन एग्जांपल। सबसे पहले क्या करेंगे, हैशटैग अपना आईओ स्ट्रीम लगा दीजिएगा, इंक्लूड आईओ स्ट्रीम, उसके बाद न्यू जी नेम स्पेस, उसके बाद एक क्लास हम डिफाइन करते हैं। चलिए क्लास डिफाइन करते हैं, क्लास, और यहाँ पे हम सम नाम का क्लास डिफाइन करते हैं, क्लास सम। और उसके बाद हम क्या करते हैं, इसमें कुछ डिक्लेयर करते हैं, फंक्शन ही डिक्लेयर कर देते हैं। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे पब्लिक सेक्शन में किसको ऐड करना था, तो यहाँ पे हम ऐड करते हैं। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले हम वॉइड लेके चलते हैं, रिटर्न टाइप कुछ भी दे सकते हैं, वॉइड, यहाँ पे हम कर देते हैं ऐड, यहाँ पे हम पहले 2 इंटीजर के लिए करते हैं, इंट कॉमा इंट, ठीक है, फंक्शन का डिक्लेरेशन दे दिए हैं, डेफिनेशन बाद में देंगे। फिर से एक फंक्शन मान लेते हैं वॉइड ऐड, उसके बाद यहाँ पे हम इंटीजर कॉमा फ्लोट दे देते हैं, इंटीजर कॉमा फ्लोट। उसके बाद एक और फंक्शन मान लेते हैं वॉइड ऐड, उसके बाद क्या है, कौन सा फंक्शन, या फिर वॉइड या फिर इंटीजर हम रिटर्न करवा देंगे, इसमें फ्लोट रिटर्न करवा देंगे, इसमें फ्लोट रिटर्न करवा देंगे। तो यहाँ पे रिटर्न टाइप हटाते हैं इसको, यहाँ पे कर देते हैं इंटीजर रिटर्न करके देगा फंक्शन, ये मेरा रिटर्न टाइप चेंज कर रहे हैं बस, और यहाँ पे हमको फ्लोट रिटर्न करके देगा, और यहाँ पे हमको ये फंक्शन फ्लोट करके देगा रिटर्न, यहाँ पे हमको ये फ्लोट रिटर्न करके देगा। इसमें भी हम फ्लोट मान लेते हैं, एक फ्लोट कॉमा फ्लोट, ठीक है। एक 3 आर्गूमेंट के लिए भी बना सकते हैं, तो एक 3 आर्गूमेंट के लिए बना देते हैं, इंट ऐड। देखिएगा फंक्शन नाम सबका सेम है, क्योंकि हम फंक्शन ओवरलोडिंग का यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। और यहाँ पे हम कर देते हैं इंटीजर कॉमा इंटीजर। 4 टाइप के हम क्या करेंगे, एडिशन परफॉर्म करेंगे। पहले हम इंटीजर और यहाँ पे इंटीजर फ्लोट इंटीजर। ओके, तो इसके बाद यहाँ पे हम इसको बंद कर देते हैं। ओके, तो ये सब हम क्या किए हैं, फंक्शन ओवरलोड करेंगे। तो चलिए फंक्शन ओवरलोड करते हैं। यहाँ पे हम क्लास में डिक्लेयर कर दिए हैं सबको, अब फंक्शन वन बाय वन ओवरलोड करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ से चलते हैं। सबसे पहला हमारा क्या है, इंट रिटर्न टाइप क्लास नेम मेरा क्या है, सम, और स्कोप रेजुलेशन, और उसके साथ बस हम इसको एक्सेस कर रहे हैं और ज़्यादा कुछ नहीं कर रहे हैं। ऐड, और यहाँ पे हम इंट एक्स ले लेते हैं, इंट एक्स कॉमा इंट वाई। हम 2 वैल्यू लेंगे, इसमें 2 वैल्यू लेने के बाद क्या करेंगे, एडिशन परफॉर्म करेंगे, डायरेक्ट रिटर्न करवा देते हैं, रिटर्न इंटीजर रिटर्न करेगा तो इंटीजर करवा देते हैं एक्स प्लस वाई को हम क्या करेंगे, इसमें से रिटर्न करवा देंगे। ओके, जैसे फंक्शन में करते हैं वैसे ही, और ज़्यादा कुछ यहाँ ही कर रहे हैं। उसके बाद क्या है, इसका रिटर्न टाइप फ्लोट, तो फ्लोट, और उसके बाद क्लास का नाम मेरा क्या है, सम के साथ है स्कोप रेजुलेशन, और फंक्शन नाम क्या है, फंक्शन नाम मेरा ऐड है, और यहाँ पे इसका क्या है आर्गुमेंट, इंटीजर एक्स कॉमा
फ्लोट y। ओके, और उसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, रिटर्न करेंगे क्या, x प्लस वाई, ओके। फिर से क्या करेंगे, चलिए फिर से अगला लिखते हैं। अगला भी क्या है, अगला भी मेरा क्या है, फ्लोट, क्लास का नाम सम, स्कोप रेजुलेशन, उसके बाद ऐड, उसके बाद क्या है, इंट x, कौन सा है, फ्लोट है, फ्लोट है, इंटीजर नहीं है, फ्लोट है, फ्लोट x कॉमा फ्लोट y। और उसके बाद फिर से हम क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे x प्लस वाई, रिटर्न कर दिए x प्लस वाई। एक और यहाँ पे क्या है, 4 वाला है, तो यहाँ पे 3 वाला है, तो यहाँ पे कर देते हैं फिर से, इंटीजर, क्लास का नाम सम, स्कोप रेजुलेशन, ऐड, उसके बाद यहाँ पे है इंट x कॉमा इंट y कॉमा इंट z। उसके बाद ये रिटर्न करेंगे, यहाँ से रिटर्न करेंगे x प्लस वाई प्लस z। यहाँ से क्या होगा, फंक्शन सब मेरा रिटर्न करके दे देगा जो वैल्यू हम ले रहे हैं। अब यहाँ पे चलिए फंक्शन कॉल करते हैं मेन फंक्शन में। तो फंक्शन कॉल करते हैं, तो हम मेन फंक्शन बनाते हैं इंटीजर मेन, इंट मेन। उसके बाद क्या करेंगे, इसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। तो ऑब्जेक्ट बनाने के लिए क्लास का नाम साथ में ऑब्जेक्ट का नाम S1 हम ऑब्जेक्ट का नाम बना देते हैं। अब क्या करते हैं, यहाँ से हम फंक्शन कॉल करते हैं। तो फंक्शन कॉल करते हैं तो डायरेक्ट सी आउट लिख देते हैं, सी आउट, और यहाँ से फंक्शन कॉल। तो फंक्शन कॉल करते हैं हम S1 डॉट, सबसे पहला वाला करते हैं S1 डॉट ऐड, और यहाँ पे हम सप्लाई करते हैं 2,3, ठीक है। तो ये हमको प्रिंट करके देगा। यहाँ पे हम इंट एल भी लगा सकते हैं, लगा दीजिएगा इंट एल, ओके। तो ये मेरा पहला वाला को कॉल कर देगा। उसका दूसरा वाला को करते हैं, तो दूसरा वाला फिर यहाँ पे ऐसे ही करेंगे, सी आउट S1 डॉट ऐड, और यहाँ पे देखिएगा हम सप्लाई करते हैं, अगर इंटीजर, पहला इंटीजर और दूसरा अगर हम फ्लोट करते हैं ऐसे 3.4, तो यहाँ पे हो सकता है आपको एरर प्रोवाइड करे, हो सकता है यहाँ पे आपको एरर दे दे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कौन सा वैल्यू ले रहा है, फ्लोट ले रहा है। तो हमको ये बताना पड़ेगा जहाँ यहाँ पे है, हमको ये वाला फंक्शन कॉल करना है, कौन सा, जिसमें एक इंटीजर है एक फ्लोट वाला है। तो यहाँ पे हमको वहाँ पे स्पेसिफाई करना पड़ेगा जब हमको फ्लोट वाला फंक्शन को कॉल करना है। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पे इसको ऐसे कर दीजिए, ब्रैकेट में फ्लोट और यहाँ पे 3.4, ठीक है। आप यहाँ पे फंक्शन कॉल करिए इंट एल और इसको सेमीकोलन, आप ऐसे करिए, नहीं तो एरर दे देगा वहाँ पे। क्यों? क्योंकि वहाँ पे वो कंफ्यूज हो जाएगा, मेरा फंक्शन कॉल जब होगा तो वो कंफ्यूज हो जाएगा कौन सा फंक्शन कॉल करना है। तो क्योंकि यहाँ पर भी फ्लोट है, 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 किस में जाना है, तो यहाँ पे वो इसीलिए कंफ्यूज हो जाएगा। इसलिए हमको बताना है एक टाइप इंटीजर, दूसरा टाइप वहाँ पे स्पेसिफाई करना पड़ेगा। जब फ्लोट वाला है तो वहाँ पे आपको जाकर वो कॉल करवाना पड़ेगा, तो ये वाला कॉल होगा, ठीक है। क्लियर हुआ? चलिए एक और यहाँ पे अगला भी कर देते हैं, सी आउट। वैसे इसको रन करवा के हम देखेंगे लैपटॉप पे, तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। बस अभी समझ लीजिए थियोरी से, S1 डॉट ऐड, और यहाँ पे हमको दोनों का टाइप बताना पड़ेगा, जिस जो फ्लोट और फ्लोट ले रहा है वहाँ पे हमको कॉल करना है। तो यहाँ पे लिख देते हैं फ्लोट ब्रैकेट में, उसके बाद यहाँ पे 5.2 कॉमा, फिर से फ्लोट और यहाँ पे 2,7 हो गया। उसके बाद इंडेल कर दीजिए, या फिर डायरेक्ट सेमीकोलन हम लगा दे रहे हैं, ठीक है, डायरेक्ट सेमीकोलन लगा देते हैं, तो ये फंक्शन कॉल कर देगा। उसके बाद यहाँ पर भी करते हैं, तो अगर इंटीजर को हमको स्पेसिफाई करने का जरूरी नहीं होता है, बाद बाकी सबको यहाँ पे फ्लोट ले रहे हैं, फ्लोट को स्पेसिफाई करना पड़ेगा। यहाँ पे S1 डॉट ऐड, और यहाँ पे लिख देते हैं 2,3,4, यहाँ पे 4 वाला जो भी है उसको कॉल कर देगा, मेरा रिजल्ट यहाँ पे प्रिंट कर देगा। इसलिए हम इंटीजर यहाँ पे रिटर्न टाइप वाला लिए थे, और यहाँ पे रिटर्न 0 करके रिटर्न 0, और यहाँ पे सेमीकोलन यहाँ पे बंद कर दीजिए ब्रैकेट को। ओके, समझ में आया? तो यहाँ पे देखिएगा, फिर से यहाँ पे बता दे रहे हैं क्लास नेम, क्लास के नाम के साथ यहाँ पे हमने बहुत सारा फंक्शन बनाया है, और यहाँ पे जब सब कुछ सेम है, बस वहाँ पे खाली कॉलिंग कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं वो वहाँ पे स्पेसिफाई करना पड़ेगा। तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, पहला का रिजल्ट मेरा क्या आ जाएगा, ये मैं अगर मान लेते हैं ये मेरा आउटपुट वाला स्क्रीन है, यहाँ पे आउटपुट देगा, तो पहला का क्या आ जाएगा 2,3, तो 2,3 आएगा, तो ये वाला फंक्शन कॉल होगा, ये वाला फंक्शन कॉल होगा। तो यहाँ पे क्या रिटर्न करेगा, x प्लस वाई, तो x प्लस वाई यहाँ पे क्या कर देगा, x प्लस वाई मतलब 5, ठीक है। उसके बाद दूसरा जब यहाँ पे देगा, तो पहला इंटीजर, तो पहला इंटीजर, फिर दूसरा यहाँ पे टाइप चेकिंग होगा, तो यहाँ पे इंटीजर, फिर वो दूसरा देखेगा फ्लोट वाला, तो फ्लोट वाला ये है, ठीक है, फ्लोट वाला ये है, तो क्या करेगा, ये वाला फंक्शन कॉल करवाएगा, मतलब ये वाला। फिर से x प्लस वाई को क्या करेगा, रिटर्न कर देगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 5.4, ठीक है। फिर अगला यहाँ पे कौन सा होगा मेरा, फिर ये वाला कॉल होगा, तो ये वाला कॉल होगा, तो क्या देगा मेरा रिजल्ट देगा 7.9। उसके बाद अगला होगा तो मेरा क्या देगा
7 और 2 9, ये मेरा क्या आ जाएगा, आउटपुट दे देगा। ओके, तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। और इसमें ज़रूरी नहीं है आप ये ऐड का ही बनाए, बहुत सारा आप कर सकते हैं जिसमें हमारा फंक्शन नाम सेम रहेगा, उसका अलग अलग टाइप ऑफ आर्गूमेंट या फिर नंबर ऑफ आर्गूमेंट अलग रहेगा। ओके गाइस, तो इसको हम रन करवा के देखेंगे लैपटॉप पे और उस पर कुछ कुछ मॉडिफाई करके देखेंगे, तो आज आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ओके गाइस, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। हेलो दोस्तों, तो अभी हम लोग फंक्शन ओवरलोडिंग का एग्जांपल देखने वाले हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला वही अपना पुराना तरीका लगा लेते हैं, अपना जो भी इसका टेम्पलेट होता है वो लगा लेते हैं। उसके बाद स्टार्ट करते हैं फंक्शन ओवरलोडिंग। तो फंक्शन ओवरलोडिंग में हमने बताया था क्या, फंक्शन का नाम सेम रहेगा बट उसका फॉर्म अलग अलग रहेगा। अलग अलग कहने का मतलब या तो उसका आर्गुमेंट अलग से हो सकता है या फिर उसका टाइप ऑफ आर्गुमेंट अलग हो सकता है। जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल देखेंगे, हम सम करेंगे 2 नंबर का, 2 नंबर का सम करेंगे, 3 नंबर का सम करेंगे, उसका फ्लोटिंग पॉइंट में भी ले लेंगे, फ्लोट में ले लेंगे, डेसिमल में भी ले लेंगे, ठीक है। मतलब बहुत तरह का यहाँ पे देखने वाले हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, हम यहाँ पे बताएं हम क्या करने वाले हैं अभी। तो हम कुछ इस प्रकार से करने वाले हैं, कुछ इस प्रकार से। जैसे यहाँ पे देखिएगा, हम स्टार्ट करेंगे पहले 2 + 3 इक्वल टू हमको आना चाहिए क्या, 5। ओके, उसके बाद हम सेम इसी प्रकार से करेंगे 2.5 2 या फिर 2 + 2.5 इक्वल टू हमको आना चाहिए आंसर में 4.5, ठीक है। उसके बाद हमको आंसर में आना चाहिए, हम ऐसे कुछ कुछ क्वेश्चन देंगे 3.6 + 3.2, तो हमको आंसर में आना चाहिए क्या, 6.8, यहाँ पे आना चाहिए 6.8। उसके बाद हम कुछ का ऐसे करेंगे 3 + 3 + इस प्रकार से करेंगे, 3 नंबर का करेंगे तो 3 नंबर के हमको आना चाहिए क्या, 9। इस प्रकार से हमारा आंसर आना चाहिए। इस सभी केस के लिए हमको कोड करना है, तो इसमें हम करेंगे यूजिंग ऑपरेटर ओवरलोडिंग। अगर ऑपरेटर ओवरलोडिंग नहीं करते तो आप कैसे करते, तो आप उसको अलग अलग फंक्शन मांगते हैं, अलग अलग सम 1 सम 2 बहुत सारा फंक्शन मांगते हैं, हम बहुत सारा फंक्शन का नाम यहाँ पे देना पड़ता है। लेकिन हम यहाँ पे क्या करेंगे, ऑपरेटर ओवरलोडिंग के केस में क्या करेंगे, एक ही फंक्शन का नाम रहेगा, उसका फॉर्म हम अलग अलग कर देंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लास पहले डिक्लेयर कर लेते हैं क्लास, और यहाँ पे हम क्लास का नाम दे देते हैं सम सम। ओके, और इसमें हम कुछ कुछ टाइप देते हैं, उससे पहले हम यहाँ पे थोड़ा सा सेमीकोलन लगा लेते हैं, जो कि बार बार भूल जाते हैं इसलिए। ओके, यहाँ पे पब्लिक लिख देते हैं, और पब्लिक के बाद यहाँ पे हम कुछ फंक्शन डिक्लेयर कर लेते हैं। फंक्शन तो एक ही रहेगा, उसका नाम अलग अलग रहेगा। जैसे यहाँ पे देखिएगा, सबसे पहले इंटीजर रिटर्न करने वाले फंक्शन लेते हैं, जो हमको ये वाला करेगा, ठीक है। इंटीजर इसमें रिटर्न हो रहा है, तो इंट रिटर्न टाइप मेरा हो गया। और यहाँ पे फंक्शन का नाम हम दे देते हैं ऐड ऐड, और यहाँ पे इसका टाइप दे देते हैं इंटीजर कॉमा इंटीजर। ओके, ये फंक्शन का डिक्लेरेशन हो गया। डेफिनेशन भी इसके अंदर में दे सकते, लेकिन हम डेफिनेशन बाहर देंगे। उसके बाद अगला में देखिएगा, अगला में हमको फ्लोट यहाँ पे रिटर्न कर रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, फ्लोट रिटर्न टाइप। उसके बाद ऐड, फंक्शन का नाम देखिएगा, फंक्शन का नाम सेम है, लेकिन आप जनरली अगर ऑपरेटर ओवरलोडिंग का यूज नहीं करते, अगर उप का नहीं रहता, मेरा उप का कंसेप्ट नहीं रहता, तो ऑपरेटर ओवरलोडिंग में आप सेम फंक्शन का नाम नहीं दे सकते थे। लेकिन यहाँ पे हमारा ये फीचर है, तो हम यहाँ पे सेम फंक्शन का नाम दे सकते हैं। पहला मेरा इंटीजर लेगा, उसके बाद एक अगला फ्लोटिंग वाला लेगा। ओके, उसके बाद ये हो गया। तीसरा भी मेरा क्या है, तीसरा भी मेरा फ्लोट लेगा, और यहाँ पे फंक्शन का नाम ऐड, और उसके बाद इसके अंदर भी फ्लोट लेगा और फ्लोट लेगा। ओके, आराम आराम से कर रहे हैं, समझते जाइएगा। उसके बाद अगला में क्या कर रहे हैं, अगला में देखिएगा इंटीजर ले रहा है, ये इंटीजर हमको रिटर्न करके दे रहा है, फंक्शन का नाम सेम है, और यहाँ पे कितना आर्गुमेंट ले रहा है, 3 आर्गुमेंट ले रहा है। इंटीजर इंटीजर और इंटीजर 3 आर्गुमेंट ले रहा है। आप 4 का भी कर सकते हैं, आपको जितना नीड हो उतना का कर सकते हैं। आप 4 का लेके चलते हैं। ओके, तो ये हमने इतना का डिक्लेयर कर लिया। चलिए सबका डेफिनेशन प्रोवाइड कर देते हैं। तो डेफिनेशन प्रोवाइड कैसे करेंगे, पहले रिटर्न टाइप लिखते हैं, उसके बाद क्लास का नाम लिखते हैं, उसके बाद स्कोप रेजुलेशन लगाते हैं, उसके बाद ऐड आता है। ऐड आता है मतलब जो फंक्शन डिक्लेयर किया है वो सब आता है, तो ऐड आ गया। उसके बाद यहाँ पे हमको देखिएगा इंटीजर ले रहे हैं, इंटीजर एक्स कॉमा इंटीजर वाई। अब यहाँ पे डेफिनेशन दे रहे हैं, तो यहाँ पे वेरिएबल देना जरूरी है। उसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे डायरेक्ट x + y हमने यहाँ पे रिटर्न कर दिया। तो ये हमने पहला फंक्शन बना लिया जो इंटीजर इंटीजर लेगा और इंटीजर को रिटर्न करके देगा। फिर अगला करते हैं, तो अगला मेरा क्या है, फ्लोट रिटर्न करेगा, और क्लास का नाम क्या है, सम, और इसका फंक्शन क्या है, ऐड। और यहाँ पे कौन सा वैल्यू ले रहा है, एक इंटीजर ले रहा है, इंटीजर एक्स कॉमा, उसके बाद फ्लोटिंग वैल्यू ले रहा है, फ्लोट वाई। ये हो गया। उसके बाद इसको रिटर्न करवा दे रहे हैं, ये रिटर्न करेगा, ये रिटर्न करेगा मेरा x + y, सेम रिटर्न करेगा x + y। ओके, तो ये भी हमको रिटर्न करवा दिए इसका भी। तो अगला में क्या है, अगला में मेरा फ्लोट रिटर्न कर रहा है, तो फ्लोट और क्लास का नाम सम और स्कोप रेजुलेशन। ये सब क्यों कर रहे हैं, स्कोप रेजुलेशन क्यों लगा रहे हैं, क्लास का नाम क्यों लगा रहे हैं, ये सब लिखने का कोई नीड नहीं होता अगर हम इसके अंदर में ही डिक्लेयर कर देते तो।
लेकिन इसके बाहर में कर रहे हैं तो हमको बताना पड़ेगा किस क्लास का ये है, इसलिए इसलिए इतना कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ये फ्लोट वाला हो गया। अब अगला भी फ्लोट ले रहा है, तो फ्लोट एक्स कॉमा फ्लोट वाई, ठीक है, ये हो गया फ्लोट वाई। और उसके बाद इसको हम रिटर्न करवा दे रहे हैं सेम उसी प्रकार से, रिटर्न एक्स प्लस वाई, इसको भी रिटर्न करवा दिए। और एक और बच गया मेरा जो इंटीजर रिटर्न कर रहा है, इंट, अपने एक लाइन चेंज करके लिखते हैं इंट, और यहाँ पे क्लास का नाम सम और इसका फंक्शन, और उसके बाद यहाँ पे ले रहा है इंट एक्स कॉमा इंट वाई कॉमा इंट जेड, 3 वैल्यू ले रहा है और तीनों को रिटर्न करवा दे रहे हैं सब में। तो रिटर्न कर दे रहे हैं रिटर्न एक्स प्लस वाई प्लस जेड, तीनों को रिटर्न करवा दे रहे हैं, ठीक है। तो ये हमने फंक्शन को ओवरलोड कर दिया है, सभी फंक्शन को ओवरलोड कर दिया है। अब चलिए इसका आउटपुट देखते हैं। आउटपुट देखने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, क्लास का ऑब्जेक्ट, जो कि सम नाम का क्लास है, और इसका ऑब्जेक्ट हम S1 बना देते हैं, ठीक है। अब S1 डॉट हम ऐड करके यहाँ पे फंक्शन कॉल करेंगे, जो कि हम पहला लिए थे, क्या पहला हम लिए थे 2+3, तो यहाँ पे हम करते हैं 2,3, 2,3 हम रिटर्न करते हैं। अब यहाँ पे हमको रिटर्न करने के लिए यहाँ पे देखिएगा ये कि जब ऐसे करेंगे तो यहाँ पे तो फंक्शन कॉल तो हो गया, लेकिन हमको आउटपुट देने के लिए क्या करेंगे, सी आउट, और उसके बाद ये वाला सिंबल, तो यहाँ पे हमको प्रिंट होके आ जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, इंट एल भी करेंगे, इंट एल कर देते हैं, ओके, इंट एल हो गया, तो यहाँ पे हमको आउटपुट आ जाएगा। ये तो हो गया सिंपल वाला। अब चलिए इसको थोड़ा सा और करते हैं, और दूसरा के लिए भी करते हैं। चलिए इसको हम अगर रन करवा के आउटपुट बता दें क्या होगा, देखिएगा, इसको रन करवा के इसका आउटपुट दिखा देते हैं आपको क्या आएगा। ओके, तो रन हो गया, इसका आउटपुट देखिएगा मेरा 5 आ रहा है रन होके, आउटपुट सही आ रहा है, जितना आप सोचे थे उतना ही आ रहा है। तो ये तो पहला केस के लिए हो गया। चलिए अगला केस वाला करते हैं, जो कि हम यहाँ पे अगर मान लेते हैं 3 पॉइंट, यहाँ पे हम या फिर कितना था वही ले लेते हैं, 2+2.5, 2+2.5, तो यहाँ पे हम लेते हैं 2+2.5, 2.5, तो यहाँ पे देखिएगा क्या होगा। चलिए इसको रन करके दिखाते हैं, यहाँ पे देखिएगा ट्विस्ट आएगा, क्या ट्विस्ट आएगा वो देखिएगा। यहाँ पे देखिए एरर आ गया, क्या आया, ट्विस्ट में एरर आया। अब कहेगा यहाँ पे एरर क्यों आया, क्योंकि हम यहाँ पे लेक्चर में बताए थे आपको, क्या यहाँ पे हमको स्पेसिफाई करना पड़ेगा जहाँ यहाँ पे फ्लोटिंग वाला वैल्यू आ रहा है, यहाँ पे हमको स्पेसिफाई करना पड़ेगा जहाँ फ्लोटिंग वाला वैल्यू आ रहा है। तो चलिए यहाँ पे हम फ्लोटिंग वाला वैल्यू आ रहा है ये उसको बताते हैं। तो कैसे बताएंगे, ब्रैकेट लगाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे क्या, फ्लोट, ब्रैकेट लगाएंगे और लिखेंगे फ्लोट, मतलब ये फ्लोट वाला वैल्यू है, जो कि पहले इंटीजर है दूसरा फ्लोट वाला है, तो वो दोनों को कॉल करो। तब देखिए अब सही चल रहा है, और यहाँ पे अब मेरा आंसर आ गया है 4.5, समझ में आया, यही यहाँ पे ट्विस्ट था, और ज़्यादा कोई यहाँ पे ज़्यादा कोई लफड़ा वाला ट्विस्ट था नहीं। ओके, फिर अगला मेरा क्या है, अगला मेरा है 3.6 प्लस 2.3, 3.6 प्लस 3.2, 3 प्लस 3.2, 3.2 कॉमा 3.6, ये मेरा है। चलिए इसको रन करके दिखाते हैं, यहाँ पर भी देखिए एरर आएगा, यहाँ पर भी एरर आएगा। ओके गाइस, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पर भी एरर आ गया, क्योंकि इंटीजर वाला तो जनरल नहीं ले रहा है, लेकिन यहाँ पे हमको फ्लोटिंग वाला चाहिए, तो फ्लोटिंग वाला यहाँ पे बताना पड़ता है जहाँ यहाँ पे फ्लोटिंग वाला वैल्यू आ रहा है। तो यहाँ पे ये भी फ्लोट वाला फंक्शन को कॉल करना है, और यहाँ पर भी फ्लोट वाला फंक्शन को कॉल करना है, तो यहाँ पे भी हम इसको बताएंगे यहाँ। तो अब यहाँ पे देखिए एकदम अच्छे से चलेगा, अब कोई दिक्कत नहीं होगा, अब अच्छे से चलेगा। तो यहाँ पे इसका आउटपुट आ गया 6.8। ओके गाइस, अब एक और बच गया है मेरा, क्या एक और बच गया मेरा तीन आर्गूमेंट वाला 2, 3, 4, तो यहाँ पे करते हैं 2, 3, 4। तो यहाँ पे बताने की कोई जरूरी नहीं, क्योंकि यहाँ इसका टाइप क्या है, अलग है, 3 आर्गूमेंट वाला है, तो ये ऑलरेडी यहाँ पे फंक्शन कॉल कर लेगा। ओके, तो यहाँ पे सब मेरा आउटपुट आ चुका है, देख सकते हैं एकदम स्मूथली अच्छे से आउटपुट आ गया होगा गाइस। तो यही क्या है, फंक्शन ओवरलोडिंग, ज़्यादा कुछ नहीं है, यही है, सेम नाम का फंक्शन को हम ओवरलोड कर रहे हैं ताकि वो अलग अलग आर्गूमेंट लेगा या फिर टाइप ऑफ आर्गूमेंट अलग रहेगा। तो यही मेरा क्या है, फंक्शन ओवरलोडिंग। ओके गाइस, तो आई होप आपको ये सब समझ में आ गया फंक्शन ओवरलोडिंग क्या है। इतना सारा हमने फंक्शन को ओवरलोड करके भी देख लिया है। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। हेलो दोस्तों, तो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे ऑपरेटर ओवरलोडिंग। ऑपरेटर ओवरलोडिंग क्या होता है, उसका सिंटैक्स जानेंगे, उसके बारे में कुछ पॉइंट जानेंगे, और कौन कौन से ऑपरेटर को आप ओवरलोड नहीं कर सकते हैं वो जानेंगे, और फिनिट फंक्शन के जरिए भी आप कौन सा ऑपरेटर को ओवरलोड नहीं कर सकते हैं वो सब जानेंगे। ओके गाइस, तो ये थियोरेटिकल जो लेक्चर है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसके बेसिस पे बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है, और इससे रिलेटेड जो भी प्रोग्राम होता है, जैसे कि आप कॉम्प्लेक्स नंबर का
यूनिटी ऑपरेटर का, बाइनरी ऑपरेटर का, ओवरलोडिंग, वो सब पूछा जाता है तो ये कुछ ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इसको थोड़ा सा सीरियसली लीजिएगा। तो चलिए ऑपरेटर ओवरलोडिंग क्या होता है वो सब समझते हैं पहले। ऑपरेटर ओवरलोडिंग मतलब क्या होता है? ऑपरेटर मतलब क्या होता है? प्लस माइनस गुना भाग वही सब समझते होंगे जो आप करते होंगे, मॉड्यूलो ऑपरेटर, डिवाइड ऑपरेटर, वो सब ऑपरेटर होता है। ओवरलोडिंग मतलब क्या होता है? ओवरलोडिंग मतलब होता है कोई चीज़ को दबा के उसका मीनिंग चेंज कर देना। ओके, तो यहाँ पर ऑपरेटर ओवरलोडिंग मतलब क्या होता है? ऑपरेटर ओवरलोडिंग प्रोवाइड्स, जैसा डेफिनेशन लिखा गया वैसा ही रख लीजिएगा। ओके, ऑपरेटर ओवरलोडिंग प्रोवाइड्स, समझ तो लीजिए लेकिन रख लीजिएगा क्योंकि आपको भाई में ये डिफिनीशन ही पूछा जाएगा तो रख लीजिएगा। ओके, ऑपरेटर ओवरलोडिंग प्रोवाइड्स मैकेनिज्म टू गिव ए स्पेशल मीनिंग टू एन ऑपरेटर। ऑपरेटर को एक स्पेशल मीनिंग प्रोवाइड करने का ये क्या है? तरीका है। क्या? ऑपरेटर ओवरलोडिंग प्रोवाइड्स मैकेनिज्म टू गिव ए स्पेशल मीनिंग टू एन ऑपरेटर so that they can behave in same way for derived data type as they behave for built-in data type। इसका मतलब क्या हुआ? ऑपरेटर ओवरलोडिंग यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे आप मान लेते हैं 2+ या फिर ऐसे 2+7 करिएगा तो आपको रिजल्ट में क्या आएगा? 9 आएगा। क्यों आ रहा है? क्योंकि ये जो है मेरा, ये क्या है? ऑपरेटर है, ऑपरेटर है, ये मेरा क्या है? ऑपरेटर है। इस ऑपरेटर को पता है जो हमको इधर इंटीजर मिलेगा, इधर इंटीजर मिलेगा तो हमको इंटीजर रिटर्न करके देना है। इधर हमको अगर मान लेते फ्लोटिंग मिलना है, इधर फ्लोटिंग मिलना है तो हमको फ्लोटिंग रिटर्न करके देना है। इस ऑपरेटर को ये मालूम है, इस ऑपरेटर को ओवरलोड कर दिया गया किसके लिए? बिल्ट इन डाटा टाइप के लिए कि मेरा क्या है? ये इंटीजर है, इंटीजर है, ये भी मेरा क्या है? इंटीजर है। तो इंटीजर है तो मालूम है, लेकिन इधर मान लेते हैं कुछ और रहेगा, इधर कुछ और रहेगा, इधर जो भी रहेगा और उसको हम प्लस करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा? पता कैसे चलेगा? ये अगर इंटीजर है, अगर बिल्ट इन डाटा टाइप नहीं है, इधर कुछ और है, इधर कुछ और है, तो कैसे पता चलेगा? वहाँ पे तो एरर आ जाएगा। ठीक है, जैसे आप पढ़ते होंगे क्या, स्ट्रिंग के केस में पढ़ते होंगे। स्ट्रिंग के केस में अगर आप मान लेते हैं इधर KKS और इधर प्लस CSE ऐसे कुछ करते होंगे तो आपको क्या कॉन्केटेनेट करके आ जाता होगा? क्या KKS CSE करके रिजल्ट में आता होगा। तो यहाँ पर मीनिंग कैसे चेंज हो गया और यहाँ पर मीनिंग कैसे चेंज हो गया? यहाँ पे तो हमको 9 रिटर्न करके दे रहा है, यहाँ पे हमको स्ट्रिंग को ऐड करके दे रहा है। ये मीनिंग कैसे चेंज हो गया? तो ये ऑपरेटर ओवरलोडिंग का ये सब खेला है। यहाँ पे ऑपरेटर को ओवरलोडिंग ऐसे किया गया है कि अगर मेरा इधर ए स्ट्रिंग और इधर भी स्ट्रिंग आता है तो हमको क्या करना है? दोनों को कॉन्केटेनेट कर देना है, वहाँ दोनों को ऐड जोड़ देना है। दोनों को जोड़ कर हमको क्या करना है? उसका रिजल्ट दे देना है स्ट्रिंग के केस में। अगर वही मेरा क्या है? इंटीजर का केस है, वही मेरा अगर इंटीजर का केस है 2+7 है तो हमको उसको मालूम है ऐसे ओवरलोड किया गया है उसको। अगर इधर इंटीजर उधर इंटीजर है तो हमको एक इंटीजर रिटर्न करके देना है। तो सेम वे में हम क्या करेंगे? इसी ऑपरेटर को या फिर कोई और ऑपरेटर को हम ओवरलोड करेंगे ताकि वो उसका बिहेवियर चेंज हो जाए, उसको एक स्पेशल मीनिंग प्रोवाइड करेंगे ताकि वो बिहेव कर सके जैसा कि वो बिल्ट इन डाटा टाइप के लिए बिहेव करता है। जैसे बिल्ट इन डाटा टाइप करने का मतलब इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, स्ट्रिंग, ये सब मेरा क्या है? बिल्ट इन डाटा टाइप है। तो जैसे कि बिहेव कर रहा है वो बिल्ट इन डाटा टाइप के लिए, सेम वे बिहेव कर सके वो यूजर डिफाइंड डाटा टाइप के लिए या फिर जो आप क्लास के जैसे क्रिएट करते हैं किसके लिए? डिराइव्ड डाटा टाइप के लिए। जैसे आप क्लास मेरा क्या होता है? क्लास मेरा यूजर डिफाइंड डाटा टाइप है। आप ये स्ट्रक्चर में पढ़ते होंगे स्ट्रक्ट करके, तो स्ट्रक्चर भी मेरा क्या है? यह है यूजर डिफाइंड डाटा टाइप का है। यूनियन भी मेरा क्या है? यूजर डिफाइंड डाटा टाइप के लिए है। ठीक है, तो हम ये जो ऑपरेटर को, कोई भी ऑपरेटर को क्या करेंगे? ओवरलोड करेंगे ताकि वो बिहेव कर सके, सेम वे में बिहेव कर सके किसके लिए? डिराइव्ड डाटा टाइप के लिए। जैसे कि वो बिहेव करता था किसके लिए? बिल्ट इन डाटा टाइप के लिए। जैसे इंटीजर के लिए बिहेव कर रहा है, 9 रिटर्न करके, स्ट्रिंग के लिए रिटर्न करके दे रहा है, दोनों को ऐड करके। और तो वैसे ही हमको क्या करेंगे? इसको मीनिंग प्रोवाइड करेंगे यूजिंग ऑपरेटर ओवरलोडिंग। ऑपरेटर ओवरलोडिंग के जरिए हम क्या करेंगे? उसको मीनिंग प्रोवाइड करेंगे ताकि वो अपना काम कर सके। क्या काम करना है उसको हम कोड करके बताएंगे। ओके, तो ये मतलब क्लियर हुआ ऑपरेटर ओवरलोडिंग का। ये एग्जांपल से क्लियर हुआ। इंटीजर आ रहा था, इंटीजर दे रहा है, स्ट्रिंग दे रहे हैं तो दोनों को ऐड कर दे रहा है। तो ये सब क्या ऑपरेटर ओवरलोडिंग है। जैसे आप पढ़ते होंगे क्या? सी इन और ऐसे करके दो देते होंगे, राइट शिफ्ट या फिर लेफ्ट शिफ्ट, उसके बाद सी आउट में ऐसे करके देते होंगे। तो ये सब क्या है? ऑपरेटर है। इस सब ऑपरेटर को क्या किया गया? ओवरलोड किया गया है और इसका मीनिंग यहाँ पे चेंज किया गया है। इस यहाँ पे अगर मान लेते हैं सी इन का मतलब क्या होता है? यहाँ पे किस ऑपरेटर का मतलब क्या है? इनपुट लेगा। सी आउट में मेरा क्या है? प्रिंट करके देगा। तो यहाँ पे इस ऑपरेटर को ओवरलोड कर गया है। जहाँ यहाँ पे अगर ऐसे होता है तो मेरा क्या है? इनपुट लेना है, अगर वैसे करना है तो हमको आउटपुट देना है। इसी सब ऑपरेटर को ओवरलोड करके किया गया है। एग्जाम में पूछा भी जाता है क्या? सी इन और सी आउट को हमको ओवरलोड करना है, मतलब ये लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट ऑपरेटर जो है इसको हमको ओवरलोड करना है। एग्जाम में पूछा भी जाता है ये सब चीज़ें। ठीक है, एग्जाम में ये भी पूछा जाता है असाइनमेंट ऑपरेटर को हम क्यों ओवरलोड नहीं कर सकते फिर के जरिए। तो बहुत सारा क्वेश्चन यहाँ पे से बनता है, तो 1 बाय 1 सबको समझेंगे। तो इसका डेफिनेशन क्लियर हुआ। पहले इसका
इसका डेफिनेशन जान लीजिएगा, ठीक है। ऑपरेटर ओवरलोडिंग प्रोवाइड्स मैकेनिज्म टू गिव स्पेशल मीनिंग टू एन ऑपरेटर सो दैट दे कैन बिहेव इन सेम वे फॉर डिराइव्ड डाटा टाइप एज दे बिहेव फॉर बिल्ट इन डाटा टाइप। जैसे कि वो बिल्ट इन डाटा टाइप के लिए बिहेव करता है, वैसे ही ये डिराइव्ड डाटा टाइप के लिए बिहेव कर सके, इसलिए हम क्या करते हैं, ऑपरेटर को स्पेशल मीनिंग प्रोवाइड करते हैं। ओके, तो ये क्लियर हुआ है, इसका डेफिनेशन क्लियर हुआ। तो अब इसका सिंटैक्स जान लेते हैं। इसका सिंटैक्स क्या है, यहाँ पे सबसे पहले हम ऑपरेटर लिखते हैं। ऑपरेटर ये मेरा क्या है, कीवर्ड है। ये मेरा क्या है, कीवर्ड है। ऑपरेटर मेरा क्या है, कीवर्ड है। उसके बाद ऑपरेटर का सिंबल देते हैं। सिंबल जैसे कि क्या हो सकता है, माइनस हो सकता है, प्लस हो सकता है, डिवाइड हो सकता है, जो भी हमको यहाँ पे देना हो उसका सिंबल यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। क्या, यहाँ पे इसका हम सिंबल प्रोवाइड करेंगे। ओके, पहले ऑपरेटर लिखेंगे। ऑपरेटर मेरा कीवर्ड है तो जैसे है वैसे ही लिखेंगे, यहाँ पे कोई चेंजिंग नहीं करेंगे। उसके बाद ऑपरेटर का यहाँ पे सिंबल देंगे। सिंबल के बाद आर्गूमेंट का जो भी लिस्ट होगा वहाँ पे हम प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद इसका कोड, यहाँ पे हम कोड का सेक्शन कोड पे देंगे, ठीक है। ये अगर हम क्लास के अंदर डिफाइन करना है तो ऐसे ही लिख देंगे। अगर क्लास के बाहर इसका हम डेफिनेशन प्रोवाइड करेंगे तो वही स्कोप रेजुलेशन लगा के बाहर में आप कर सकते हैं। ओके, लेकिन इसका सिंटैक्स मेरा क्या है, यही है। इसका सिंटैक्स मेरा क्या हुआ, ये हुआ। सबसे पहले ऑपरेटर लिखना है, ऑपरेटर का सिंबल लिखना है, आर्गूमेंट लिस्ट देना है। जब एग्जांपल देंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, बस अभी याद रखिए। सबसे पहले हम ऑपरेटर लिखते हैं, उसके बाद ऑपरेटर का सिंबल देते हैं, उसके बाद आर्गूमेंट का जो भी लिस्ट देना होता है वो देते हैं, उसके बाद उसका अंदर में उसका कोड लिखते हैं। ओके, तो इस टाइप से इसका सिंटैक्स होता है। अब इसके बारे में कुछ कुछ पॉइंट है वो भी आपको याद रखना है, क्योंकि यहाँ पे ये सब पॉइंट का जरूरत पड़ेगा जब इसका हम कोड लिखेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहला क्या है, ऑपरेटर ओवरलोडिंग डज नॉट चेंज द मीनिंग ऑफ एन ऑपरेटर। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब अगर हम मान लेते हैं प्लस वाले ऑपरेटर को क्या कर रहे हैं, प्लस वाले ऑपरेटर को अगर हम ओवरलोड कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है जो निगेटिव वाला काम करने लगेगा। ये अगर प्लस वाला ऑपरेटर है तो ये ऐड ही करेगा, कोई चीज़ को क्या करेगा, ऐड ही करेगा, जोड़ने का ही काम करेगा कोई चीज़ को। ऐसा नहीं है जो यहाँ पे हम ऐसे कर दें, इसको ऐसे ओवरलोड कर दें तो 2 + 3 और ये रिटर्न करके हमको दे रहा है -1। ऐसे नहीं, ये ऐसा नहीं होता है। जिस ऑपरेटर को हम ओवरलोड कर रहे हैं उसका बिहेवियर चेंज नहीं होगा। अगर प्लस करने वाला बिहेवियर है तो प्लस ही करेगा। जैसे यहाँ पे देखिए, प्लस करने वाला बिहेवियर है तो ऐड ही कर रहे हैं। ऐसा नहीं जो दोनों को अलग अलग कर दे रहा है, वैसा कुछ नहीं कर रहा है। इसका मीनिंग चेंज नहीं हो रहा है। ऑपरेटर ओवरलोडिंग डज नॉट चेंज द मीनिंग ऑफ एन ऑपरेटर। ऑपरेटर ओवरलोडिंग हम अगर यूज़ करते हैं तो वो ऑपरेटर का जो भी होता है वो मीनिंग चेंज नहीं करता है। उसके बाद क्या है, ऑपरेटर ओवरलोडिंग अचीव थ्रू स्पेशल फंक्शन। ऑपरेटर ओवरलोडिंग को अचीव करने के लिए एक स्पेशल फंक्शन होता है जिसको हम बोलते हैं ऑपरेटर फंक्शन। ये क्या है, मेरा ऑपरेटर फंक्शन है। ओके, उसके बाद अगला क्या है, ऑपरेटर फंक्शन मस्ट बी आइदर मेंबर फंक्शन, ये क्या होना चाहिए, मेंबर फंक्शन होना चाहिए या फिर फ्रेंड फंक्शन होना चाहिए। ऑपरेटर फंक्शन जो मेरा हुआ है वो मेरा या तो मेंबर फंक्शन हो सकता है क्लास का, या तो फ्रेंड फंक्शन होना चाहिए। ठीक है, दो चीज़ होना चाहिए, तो मेंबर फंक्शन और फ्रेंड फंक्शन। अब ये दोनों पर कुछ कुछ कंडीशन है। अगर मेंबर फंक्शन होगा तो क्या होगा, फ्रेंड फंक्शन क्या होगा, तो देखते हैं 1 by 1। अगर मेरा मेंबर फंक्शन है, क्या, अगर मेरा मेंबर फंक्शन है, ये जो ऑपरेटर फंक्शन है, अगर मेंबर फंक्शन है तो यहाँ पे हमको कोई आर्गूमेंट नहीं लगता है। कोई आर्गूमेंट नहीं लगता है किसके लिए, फॉर यूनिरी ऑपरेटर। अगर यूनिरी ऑपरेटर को हम क्या कर रहे हैं, ओवरलोड कर रहे हैं, तो अगर वो मेंबर फंक्शन है तो हमको कोई आर्गूमेंट नहीं लगेगा। कोई आर्गूमेंट नहीं लगेगा, मतलब यहाँ पे आर्गूमेंट लिस्ट में क्या रहेगा, खाली रहेगा। किसके लिए, यूनिरी ऑपरेटर के लिए। बट एक सिंगल आर्गूमेंट लगेगा किसके लिए, बाइनरी ऑपरेटर के लिए। अगर हम मेंबर फंक्शन के जरिए हम बाइनरी ऑपरेटर को क्या कर रहे हैं, ओवरलोड कर रहे हैं, तो यूनिरी ऑपरेटर के लिए एक भी आर्गूमेंट नहीं और बाइनरी ऑपरेटर के लिए एक आर्गूमेंट लगेगा। इस सब का हम यूज़ करेंगे जब प्रोग्राम बनाएंगे तब। अभी बस सब याद रखिएगा, अगर याद नहीं रहता तो हम बता देंगे जी हाँ, फ्रेंड फंक्शन मेंबर फंक्शन के जरिए हम अगर ऑपरेटर को ओवरलोड कर रहे हैं तो यूनिरी ऑपरेटर के लिए एक भी आर्गूमेंट नहीं, ऐसे याद रख सकते हैं। यूनिरी मतलब क्या होता है, यूनिरी मतलब एक भी आर्गूमेंट नहीं लगेगा अगर हम मेंबर फंक्शन का यूज़ करें। और बाइनरी मतलब क्या होता है, 2, तो इसका एक आर्गूमेंट लगेगा। मतलब ऐसे समझ सकते हैं, एक कम लगता है। ओके, तो 1 मतलब 0 और 2 मतलब 1, ऐसे याद रख सकते हैं मेंबर फंक्शन के केस में। अगर फ्रेंड फंक्शन हो जाता है, क्यों, पहले ये रीज़न ला लेते हैं, क्यों मेरा यूनिरी ऑपरेटर के लिए एक भी नहीं है और बाइनरी ऑपरेटर के लिए एक आर्गूमेंट क्यों लगता है, वो जान लेते हैं। तो उसका रीज़न क्या है, दिस इज बिकॉज ऑब्जेक्ट इन्वोकिंग मेंबर फंक्शन पास इम्प्लिसिटली। यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट मेरा इम्प्लिसिटली पास हो जा रहा है यूजिंग दिस पॉइंटर। ये मेरा क्या होता है, एक दिस पॉइंटर आप पढ़े भी होंगे। दिस पॉइंटर अगर नहीं पढ़े तो कमेंट में बता सकते हैं, उस पर एक स्पेशल वीडियो आएगा। ओके, तो यूजिंग थ्रू दिस पॉइंटर के जरिए क्या होता है, ऑब्जेक्ट मेरा इम्प्लिसिटली पास हो जा रहा है और अपने आप पास हो जा रहा है। उसको पास करने का कोई जरूरी नहीं है, किसके, मेंबर फंक्शन के केस में। इसलिए हम क्या करते हैं, यूनिरी के लिए एक भी नहीं और बाइनरी के लिए हम एक प्रोवाइड करते हैं। लेकिन इनडायरेक्ट क्या होता है, वो ऑटोमेटिकली इनर केस में क्या होता है, अंदर में क्या चलता है, यूनिरी के लिए एक ऑटोमेटिकली पास हो जाता है और बाइनरी के लिए भी एक ऑटोमेटिकली पास हो जाता है। तो इसलिए हमको सिर्फ बाइनरी के लिए एक ही देना पड़ता है और यूनिरी के लिए तो एक ऑटोमेटिकली पास हो जा रहा है। ओके, फिर से पढ़ लीजिएगा इसको। मेंबर फंक्शन विल हैव नो आर्गूमेंट फॉर यूनिरी ऑपरेटर बट
have single argument for binary operator. This is because object invoking member function passed implicitly to the member function through this pointer. ओके तो ये तो हुआ क्या मेंबर फंक्शन के केस में, ये मेरा क्या हुआ मेंबर फंक्शन के केस में। लेकिन फ्रेंड फंक्शन के केस में क्या, क्योंकि ऑपरेटर ओवरलोडिंग को हम दो तरीका से कर सकते हैं, या तो मेंबर फंक्शन के जरिए या तो फ्रेंड फंक्शन के जरिए। तो मेंबर फंक्शन वाला जान लिए, यूनिरी के लिए एक भी नहीं और बाइनरी के लिए एक आर्गूमेंट लगेगा। ओके उसका रीजन भी जान लिया क्यों। अब यहाँ पे फ्रेंड फंक्शन की बात करें तो फ्रेंड फंक्शन विल हैव वन आर्गूमेंट फॉर यूनिरी ऑपरेटर एंड 2 आर्गूमेंट फॉर बाइनरी ऑपरेटर। यहाँ पे सिंपल चल रहा है, एक अगर यूनिटी को हम कर रहे हैं ओवरलोड तो एक आर्गूमेंट लगेगा और बाइनरी को कर रहे हैं तो 2 आर्गूमेंट लगेगा। यहाँ पे सिंपल काम चल रहा है क्यों। अब यहाँ पर भी क्यों का आंसर क्या है, सो जस्ट बिकॉज ऑफ, यहाँ पे क्यों का आंसर क्या है, बिकॉज फ्रेंड फंक्शन आर नॉन मेंबर फंक्शन। आपको फ्रेंड फंक्शन वाले लेक्चर में बताए होंगे फ्रेंड फंक्शन मेरा मेंबर फंक्शन नहीं होता है, तो मेंबर फंक्शन नहीं हो रहा है तो यहाँ पे इम्प्लिसिटली जो पास हो जा रहा था वो यहाँ पे पास नहीं होगा, इसलिए हमको यूनिटी के लिए एक और बाइनरी के लिए 2 आर्गूमेंट देना जरूरी हो जाता है। ओके और यहाँ पे अगर मेंबर फंक्शन नहीं है तो इसके अंदर मेरा क्या होगा, दिस पॉइंटर अवेलेबल नहीं होगा, क्योंकि दिस पॉइंटर सिर्फ मेंबर ऑपरेटर के लिए ही मेंबर फंक्शन के लिए ही अवेलेबल रहता है। ओके तो इतना का समरी अभी तक हम बताएं तो क्या होता है, ऑपरेटर ओवरलोडिंग मेरा क्या है, मैकेनिज्म है ऑपरेटर को एक स्पेशल मीनिंग देने का जिससे बिहेव कर सके वो किसके लिए, डिराइव डेटा टाइप के लिए, जैसे कि बिहेव करता था वो बिल्ट इन डेटा टाइप के लिए। ठीक है इसका मतलब क्लियर हुआ। उसके बाद यहाँ पे इसका हम सिंटैक्स जाने, सिंटैक्स में जाने ऑपरेटर लिखाता है, यहाँ पे इसका सिंबल दिखते हैं, आर्गूमेंट लिख लेते हैं। आर्गूमेंट लिखने का क्या है, 2 कंडीशन है और 2 कंडीशन क्या है वो नीचे है। ऑपरेटर ओवरलोडिंग जब हम करते हैं तो उसका ऑपरेटर का मीनिंग चेंज नहीं होता है। उसके बाद क्या है, इसको अचीव करने के लिए 2 तरीका है, या तो मेंबर फंक्शन के जरिए या तो फ्रेंड फंक्शन के जरिए। अगर मेंबर फंक्शन के जरिए हम कर रहे हैं तो उसमें यूनिटी के लिए एक आर्गूमेंट भी नहीं लगेगा और बाइनरी के लिए एक आर्गूमेंट लगेगा। क्यों, क्योंकि वहाँ पे इम्प्लिसिटली क्या हो जा रहा है, फंक्शन इन्वोक्ड हो रहा है। ओके उसका अगर फ्रेंड फंक्शन के जरिए हम कर रहे हैं ऑपरेटर को ओवरलोड तो यूनिटी के लिए एक आर्गूमेंट और बाइनरी के लिए 2 आर्गूमेंट लगेगा। ओके इतना चीज़ रहा अभी तक का समरी। उसके बाद चलिए यहाँ पे आगे कुछ जानते हैं। कुछ ऐसा ऑपरेटर होता है जिसको हम ओवरलोड नहीं कर सकते हैं, कुछ ऐसे ऑपरेटर है जिसको हम ओवरलोड नहीं कर सकते, उसका भी लिस्ट जान लेते हैं। जैसे कि साइज ऑफ मेरा क्या है, ऑपरेटर है, साइज ऑफ फंक्शन नहीं है, साइज ऑफ मेरा क्या है, ऑपरेटर है। ठीक है साइज ऑफ ऑपरेटर क्या है, साइज ऑफ ऑपरेटर को भी हम ओवरलोड नहीं कर सकते हैं। उसके बाद मेंबरशिप ऑपरेटर, जो आप डॉट पढ़ते होंगे, डॉट लगा के आप एक्सेस करते होंगे, उसको बोलते हैं मेंबरशिप ऑपरेटर। तो मेंबरशिप ऑपरेटर को भी हम क्या कर सकते हैं, ओवरलोड नहीं कर सकते हैं। पॉइंटर टू मेंबर, स्टार लगा के जो आप पॉइंटर यूज़ करते होंगे उसको भी हम ओवरलोड नहीं कर सकते हैं। ओके स्कोप रेजुलेशन को भी हम यूज़ नहीं कर सकते, एक्सेस नहीं कर सकते, सॉरी ओवरलोड नहीं कर सकते हैं। वो जो आप दो गो बंडा ऐसे करके लगाते होंगे ना, उसको फिर स्कोप रेजुलेशन बोलते हैं, उसको भी आप ओवरलोड नहीं कर सकते। उसके बाद कंडीशनल ऑपरेटर जैसे कि यहाँ पे वाट वाला सिंबल, उसके बाद कॉलन लगाते होंगे, उसको भी आप ओवरलोड नहीं कर सकते हैं। ओके तो कुछ ऐसे फंक्शन है जिसको हम ओवरलोड नहीं कर सकते हैं। अब कुछ ऐसे भी फंक्शन है जिसको हम फ्रेंड फंक्शन के जरिए ओवरलोड नहीं कर सकते हैं। कुछ ऐसे फंक्शन है जिसको हम फ्रेंड फंक्शन के जरिए ओवरलोड नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये भी क्वेश्चन बनता है कि हम फ्रेंड फंक्शन के जरिए इस ऑपरेटर को हम क्यों ओवरलोड नहीं कर सकते हैं। ठीक है तो इसका क्वेश्चन का आंसर आप अगर आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो ये वाला आप देख के जाइएगा। ठीक है तो हम कौन कौन सा ऑपरेटर है जिसको हम फ्रेंड फंक्शन के जरिए ओवरलोड नहीं करेंगे। पहला है असाइनमेंट ऑपरेटर, उसका बाद फंक्शन कॉल, वो जो आप ब्रैकेट ऐसे करके लगाते हैं इसको फंक्शन कॉल हो जाता है, इसको भी आप ओवरलोड नहीं कर सकते। उसके बाद सब स्क्रिप्ट, आप ये जो बर का ब्रैकेट देते हैं इसको सब स्क्रिप्ट बोलते हैं, इसको भी ओवरलोड नहीं कर सकते हैं। उसके बाद क्या है, क्लास मेंबर एक्सेस, जो एरे ऑपरेटर होता है इसको भी आप ओवरलोड नहीं कर सकते हैं। किसके जरिए, फ्रेंड फंक्शन के जरिए। तो ये कुछ लिस्ट हम यहाँ पे लिख दिए हैं, और भी बहुत सारा होता है लेकिन यहाँ पे हम कुछ लिख दिए हैं जो कि हम ये फंक्शन को तो हम ओवरलोड कर ही नहीं सकते इतना को, और इतना जो है इसको हम फ्रेंड फंक्शन के जरिए ओवरलोड नहीं कर सकते हैं। जो मेंबर फंक्शन है उसके जरिए हम ओवरलोड कर सकते हैं। ओके तो ये रहा क्या, ओवरऑल ऑपरेटर ओवरलोडिंग का थियोरिकल लेक्चर। अब यहाँ पे इसका बहुत सारा एग्जांपल भी होता है, तो एग्जांपल हम 1 by 1 अपने लैपटॉप में करके देखें। पहला एग्जांपल मेनली होता है यूनिरी ऑपरेटर को ओवरलोड करना, फिर बाइनरी ऑपरेटर को ओवरलोड करना, फिर कॉम्प्लेक्स नंबर को, उसके बाद कोई भी ऑपरेटर को हम जैसे सी इन सी आउट को इसको भी देख लेंगे। ओके तो बहुत सारा एग्जांपल यहाँ से निकलता है, 4-5 एग्जांपल तो हम ले ही लेंगे। ओके गाइज तो आई होप आपको ये ऑपरेटर ओवरलोडिंग का फंडा क्लियर हुआ होगा। तो क्लियर हुआ है गाइज तो अच्छी बात है, नहीं तो एक बार और इसको रिपीट करके देख लीजिए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में भी पूछा जाता है। ओके और इसका बहुत सारा यूज भी है। ओके गाइस तो आई थिंक आपको ये सब क्लियर हो ही गया होगा। अगर कहीं भी इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं या फिर ग्रुप पे डीएम भी कर सकते हैं। ओके गाइस तो मिलते हैं गाइस इसके प्रैक्टिकल वाला भी में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट गाइस। हेलो दोस्तों, तो यहाँ पे हम अभी देखने वाले हैं ऑपरेटर ओवरलोडिंग का एग्जांपल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला एग्जांपल मेरा रहा क्या, यूनिरी ऑपरेटर को ओवरलोड करना। क्या, यूनिरी ऑपरेटर को
यूनरी, यूनरी ऑपरेटर को ओवरलोड करना। यूनरी ऑपरेटर को हम क्या करेंगे, ओवरलोड करेंगे। तो यूनरी ऑपरेटर को करते हैं। तो यहाँ पे यूनरी ऑपरेटर करने का मतलब क्या हुआ, यूनरी मतलब एक ऑपरेंड रहेगा मेरा। एक ऑपरेंड को हम कैसे करेंगे, यूनरी ऑपरेटर में भी हम करने वाले हैं इसको ऑपरेट। ये जो मेरा है माइनस वाला जो सिंबल है, इसको हम यहाँ पे ओवरलोड करने वाले हैं यूजिंग मेंबर फंक्शन, यूजिंग मेंबर फंक्शन, यूजिंग मेंबर फंक्शन। मेंबर फंक्शन के जरिए हम क्या कर रहे हैं, इसको ओवरलोड। ओके गाइस, तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, यूनिटी ऑपरेटर करने का मतलब इसमें हम जो भी वेरिएबल देंगे वो उसका क्या करेगा, नेगेटिव कर देगा। जैसे यहाँ पे देखिएगा, सबसे पहले हम अपना लगाते हैं जो भी लगाना होता है वो। ओके, तो सबसे पहले हम एक क्लास डिफाइन करते हैं। तो क्लास यहाँ पे हम डिफाइन करते हैं क्लास टेस्ट। क्लास टेस्ट नाम का डिफाइन कर लेते हैं क्योंकि टेस्ट ही करके रहने वाले हैं अभी। तो यहाँ पे सेमीकोलन लगा लेते हैं क्लास का डिक्लेरेशन में, क्योंकि यहाँ पे हर बार भूल जाते हैं। उसके बाद पब्लिक, पब्लिक के बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल ले लेते हैं इंटीजर टाइप का इंट ए, और एक और वेरिएबल ले लेते हैं इंट बी। दो वेरिएबल ले लेते हैं, दो यहाँ पे सफिशिएंट है इसको समझने के लिए। ओके, ये हमने कर दिया और इसमें हम वैल्यू भी सप्लाई करके देखना होगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं जिससे हम क्या करेंगे, वैल्यू पास करेंगे। पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर हम बना लेते हैं, या फिर क्या करते हैं, गेट डाटा या फिर सेट डाटा करके फंक्शन बना लेते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम कर देते हैं क्या, सेट डाटा करके एक फंक्शन बना लेते हैं, वॉइड सेट डाटा। सेट डाटा करके एक हम यहाँ पे फंक्शन बना लेते हैं जो क्या करेगा, इंटीजर कॉमा इंटीजर लेगा, दो इंटीजर लेगा, ए और बी को क्या कर देगा, सेट कर देगा। ओके, तो ये वैल्यू तो सेट कर दिया, वैल्यू सेट कर दिया, तो अब यहाँ पे क्या होगा, वैल्यू सेट कर दिया तो इसको हम प्रिंट करके भी देखेंगे। तो एक हम डिस्प्ले फंक्शन बना लेते हैं, हम डिस्प्ले फंक्शन बना लेते हैं गाइस। तो चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं क्या, डिस्प्ले, वॉइड डिस्प्ले लिख लेते हैं, वॉइड डिस्प्ले, वॉइड डिस्प्ले। एक डिस्प्ले फंक्शन बना लेते हैं, ये क्या करेगा, हमको जो भी प्रिंट करना होगा वो प्रिंट करके देगा। ओके, तो ये करने हमने एक सेट डाटा करके एक डिस्प्ले करके हम बना लिए, एक सेट करेगा वैल्यू सेट कर देगा, और एक हमको क्या करेगा, डिस्प्ले कर देगा। डिस्प्ले कर देगा तो अब यहाँ पे एक हमको ओवरलोड करना है, तो ओवरलोड फंक्शन भी बनाना पड़ेगा। फंक्शन ओवरलोड करना है, ऑपरेटर ओवरलोड करना है, तो ऑपरेटर फंक्शन भी बनाना पड़ेगा। तो चलिए ऑपरेटर फंक्शन बनाते हैं। ऑपरेटर फंक्शन बनाना हम बताए थे क्या, सबसे पहले ऑपरेटर लिखेंगे। सबसे पहले हम ऑपरेटर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सबसे पहले ऑपरेटर। तो ऑपरेटर लिखते हैं, तो ऑपरेटर लिखते हैं ऑपरेटर। ऑपरेटर के बाद हमने बताया था क्या, ऑपरेटर के बाद ऑपरेटर का सिंबल लिखना है। तो ऑपरेटर का सिंबल हम किसको करने वाले हैं, ओवरलोड, माइनस को, यूनिटी माइनस को। तो यहाँ पे माइनस वाला सिंबल देंगे, ठीक है। उसके बाद ब्रैकेट लगाएंगे, ब्रैकेट में यहाँ पे हम क्या करना है, आर्गुमेंट का लिस्ट लेना है। तो यहाँ पे यूनिटी ऑपरेटर हमने बताया था क्या, यूनिटी ऑपरेटर को अगर हम मेंबर फंक्शन के जरिए ओवरलोड कर रहे हैं तो हमको कोई आर्गुमेंट देने का जरूरी नहीं होता है, कोई आर्गुमेंट देने का हमको जरूरत नहीं होता है, बताया था हमने ये। ओके, तो यहाँ पे कोई आर्गुमेंट नहीं देंगे और यहाँ पे हम सेमीकोलन लगा देंगे। तो ये मेरा फंक्शन हो गया, ऑपरेटर फंक्शन हो गया जिसको हम ओवरलोड करने वाले हैं। ओके, तो चलिए वन बाय वन हम सब फंक्शन अब लिखते हैं। तो सबसे पहले पहला फंक्शन सेट डाटा करके लिख लेते हैं, तो वॉइड, उसके बाद फंक्शन का नाम क्या है, सॉरी क्लास का नाम क्या है, टेस्ट, टेस्ट। उसके बाद यहाँ पे सबसे पहले हम सेट डाटा करने वाले थे, सेट डाटा कर लेते हैं इंट एक्स कॉमा इंट वाई, इंट एक्स कॉमा इंट वाई कर लिए। उसके बाद यहाँ पे हम सेट कर देते हैं ए इक्वल टू एक्स और बी इक्वल टू वाई, सेट कर दिए। उसके बाद क्या करते हैं, वैल्यू सेट हो गया, तो सेट हो गया तो चलिए डिस्प्ले करने का भी लिख लेते हैं, तो वाइड डिस्प्ले, वाइड डिस्प्ले, और यहाँ पे हम इसको प्रिंट करवा देंगे, सी आउट, सी आउट यहाँ पे लिख देते हैं क्या, ए इक्वल टू, ए इक्वल टू, और यहाँ पे कर देते हैं ए के वैल्यू को प्रिंट। ओके, उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद करते हैं सी आउट, बी के वैल्यू को प्रिंट, यहाँ पे कर देते हैं बी इक्वल टू, और यहाँ पे बी के वैल्यू को प्रिंट कर देते हैं, बी के वैल्यू को प्रिंट। उसके बाद इंडेल भी लगा ही देते हैं साथ में, इंडेल, यहाँ पर भी इंडेल लगा देते हैं गाइस, इंडेल। ओके, एक एग्जांपल को अच्छे से समझ लीजिए, उसके बाद और भी इस पे दो चार एग्जांपल देखेंगे। तो पहले पहले एग्जांपल देख लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमने डिस्प्ले करवा लिए, डिस्प्ले कराने के बाद हम क्या करेंगे, ऑपरेटर जो फंक्शन ऊपर बनाए हैं, ऑपरेटर फंक्शन, ये यहाँ पे लिख देते हैं क्या, ऑपरेटर फंक्शन, ऑपरेटर फंक्शन में रहिए, ये ऑपरेटर फंक्शन को भी यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो चलिए ऑपरेटर फंक्शन को लिखते हैं। तो सबसे पहले क्या है, रिटर्न टाइप। तो यहाँ पे रिटर्न टाइप, तो इसका क्या है, ये क्या रिटर्न करके देगा हमको, ये क्या कर रिटर्न करके देगा, तो ये क्या रिटर्न करके इसका जो भी वैल्यू रहेगा उसको निगेटिव करके देगा,
नेगेटिव रिटर्न करके देगा। तो यहाँ पे क्या रिटर्न कर रहा है ये क्या रिटर्न कर रहा है, ये हमको रिटर्न कर रहा है एक एक ऑब्जेक्ट को नेगेटिव करके रिटर्न कर रहा है, मतलब एक ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है। तो यहाँ पे लिख देते हैं किस ऑब्जेक्ट का रिटर्न डाटा टाइप क्या होता है, क्लास नेम। तो यहाँ पे लिखेंगे रिटर्न टाइप जो कि है क्लास नेम। तो सबसे पहले यहाँ पे लिख देते हैं क्या, टेस्ट, ऊपर में भी लिख देते हैं ओके रिटर्न टाइप। उसके बाद यहाँ पर भी इसको डिफाइन करते हैं टेस्ट। उसके बाद स्कोप रेजोल्यूशन, सॉरी क्लास का नाम, क्लास का नाम मेरा क्या है, क्लास का नाम मेरा क्या है टेस्ट। उसके बाद स्कोप रेजोल्यूशन और साथ में ऑपरेटर माइनस। उसके बाद ये क्या है, ये कोई नहीं ले, ये कुछ नहीं लेगा, ये कुछ नहीं लेगा, मतलब एक आर्गुमेंट नहीं लेगा, लेकिन बाय डिफॉल्ट इसको क्या होता है इम्प्लिसिटली ये पास कर देता है अपने ऑब्जेक्ट को। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट को पास कर दे रहा है गाइस इम्प्लिसिटली। तो यहाँ पे अब हम करते हैं अपना काम। तो यहाँ पे यूनिटी ऑपरेटर तो आ गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, यहाँ पे उसको नेगेटिव करने का काम करते हैं। तो किसको नेगेटिव करेंगे, ए इक्वल टू ए, जहाँ यहाँ पे ऑब्जेक्ट आएगा तो ऑब्जेक्ट के यहाँ पे टेम्पोररी ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो टेम्पोररी ऑब्जेक्ट बना देते हैं। ओके गाइस, तो यहाँ पे हमने आप कर देते हैं। तो ये जो हम यहाँ पे टेस्ट लिखेंगे तो हमको कोई रिटर्न करके कुछ दे नहीं रहा है, बस क्या कर रहा है माइनस कर दे रहा है वैल्यू को। तो इसका रिटर्न टाइप यहाँ पे हम वॉइड देंगे, क्या इसका रिटर्न टाइप यहाँ पे हम वॉइड देंगे, रिटर्न टाइप वॉइड देंगे। क्यों, क्योंकि ये कुछ रिटर्न थोड़े कर रहा है, ये तो बस क्या कर रहा है नेगेटिव कर दे रहा है अपने वैल्यू को। अपने वैल्यू मतलब जो भी इसके वैल्यू यहाँ पे करवा रहे हैं उसको क्या कर रहा है बस नेगेटिव कर दे रहा है। तो यहाँ पे हमको वॉइड देंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर भी थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, वॉइड, तो यहाँ पर भी वॉइड कर दिए। ओके, तो वॉइड कर दिए। तो यहाँ पे आप चलिए इसका हम डेफिनेशन लिखते हैं। डेफिनेशन में क्या करना है, यहाँ पे कोई वैल्यू तो आ नहीं रहा है, कोई ऑब्जेक्ट तो आर्गुमेंट में आ नहीं रहा, तो यहाँ पे करते हैं ए इक्वल टू माइनस ए, ठीक है, और बी इक्वल टू माइनस बी, मतलब ए और बी के जो वैल्यू है उसको नेगेटिव कर दो, ए और बी का जो वैल्यू है उसको क्या करो नेगेटिव कर दो, ठीक है। ये हो गया, तो ये इसका डेफिनेशन हो गया। यही मेरा ऑपरेटर ओवरलोडिंग हो गया, माइनस को हम ओवरलोड कर दिए ताकि वो अपने ऑब्जेक्ट को वैल्यू को नेगेटिव कर दे। तो चलिए यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, ऑब्जेक्ट कर देते हैं टेस्ट या उसके बाद T1। तो T1 में यहाँ पे टेस्ट T1 एक ऑब्जेक्ट बना लिए। अब यहाँ पे फंक्शन कॉल करते हैं T1 डॉट सेट डाटा कर देते हैं। सेट डाटा में हम वैल्यू सेट कर देते हैं 2,3, 2,3 हमने सेट कर दिया ए और बी में। अब यहाँ पे हम फंक्शन कॉल करते हैं, उसे पहले डिस्प्ले करवा के देखते हैं। T1 डॉट डिस्प्ले करवा देते हैं ए और बी के वैल्यू को, ए और बी के वैल्यू को हम डिस्प्ले करवा देते हैं, ठीक है। आप पहले इसका आउटपुट देख लीजिए, उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद और कुछ देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एरर क्यों आ रहा है, नॉट डिक्लेयर इन स्कोप। तो यहाँ पे नॉट डिक्लेयर इन स्कोप, ओ माय गॉड, देखिए यहाँ पे क्या मैंने गलती किया है, इस क्लास का मेंबर है ये, तो इस क्लास का मेंबर है तो इसको बताना पड़ेगा। तो डायरेक्टली हम यहाँ पे ये कर दिए हैं, तो इसके क्लास का मेंबर है तो यहाँ पे क्लास का नाम साथ में लिखना पड़ेगा, टेस्ट, और साथ में स्कोप रेजुलेशन लिखना पड़ेगा, ठीक है, नहीं तो एरर आ जाएगा। तो यहाँ पे वो हमने मिस्टेक कर दिया था, उसके क्लास का मेंबर है वो हमने बताया ही नहीं था। तो अब सही चलेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा क्या, 2 और 3 प्रिंट हो गया, 2 और 3 प्रिंट हो गया, सही चल रहा है। अब चलिए अब यहाँ पे हम ऑपरेटर फंक्शन को कॉल करते हैं। T1 डॉट ऑपरेटर फंक्शन जो हम अभी डिफाइन किए हैं उसको यहाँ पे कॉल करते हैं। तो चलिए ऑपरेटर फंक्शन को जो हमने ओवरलोड किया उसको कॉल किए, कॉल कर दिए। तो ये फंक्शन कॉल क्या करेगा, उसके वैल्यू को नेगेटिव कर देगा जाके। अब इसको हम क्या करेंगे डिस्प्ले करा के देखेंगे जो हमारा नेगेटिव हुआ कि नहीं। ओके, तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे इसके वैल्यू को नेगेटिव करवा के देखेंगे जो वैल्यू में नेगेटिव मेरा हुआ कि नहीं। तो -2 और -3 हो जाना चाहिए वैल्यू। देखिए पहले वैल्यू मेरा क्या था 2 और 3 था, उसके बाद फंक्शन हमने कॉल किया, ऑपरेटर फंक्शन कॉल किया ये वाला, तो वो क्या किया वैल्यू को नेगेटिव कर दिया। तो यहाँ पे देखिए वैल्यू मेरा -2 और -3 हो गया, ठीक है। तो ये हमने ऑपरेटर ओवरलोडिंग इसलिए किया है ताकि ये हमको बिहेव कर सके डिराइव डाटा टाइप के लिए। ये जो मेरा ऑब्जेक्ट क्रिएट किए हैं ये सब क्या है, मेरा डिराइव डाटा टाइप है, ये मेरा बिल्ट इन डाटा टाइप नहीं है। ओके, तो यहाँ पे हमने यूनिरी ऑपरेटर को, यूनिरी माइनस को ओवरलोड करके देख लिया यूजिंग यूजिंग मेंबर फंक्शन। तो मेंबर फंक्शन में क्या था, बस यहाँ पे ये हम जो कर रहे हैं ये वाला ध्यान देने वाली बात है, और ज़्यादा कुछ ये रॉकेट साइंस है नहीं। तो यहाँ पे बस ध्यान देने वाली बात ये है कि मेरा जो मेंबर फंक्शन में होता है यूनिरी ऑपरेटर के लिए एक भी आर्गुमेंट नहीं लेता है, तो यहाँ पे कोई आर्गुमेंट हमने पास नहीं किया है। हाँ, जब इसको हम प्लेन फंक्शन के जरिए करेंगे तो यहाँ पे हम एक आर्गुमेंट पास करेंगे, ठीक है। तो इसको हम प्लेन फंक्शन के जरिए भी करके देखेंगे, उसके बाद बाइनरी ऑपरेटर पे भी चलेंगे। पहले यूनिरी ऑपरेटर का समझ लेते हैं। तो यूनिरी ऑपरेटर में कुछ नहीं कि हमको नेगेटिव करना, तो यहाँ पे हम बस नेगेटिव करके बता दिए, जहाँ ए का जो वैल्यू है उसको नेगेटिव कर दो, बी का भी वैल्यू है उसको नेगेटिव कर दो, और यहाँ पे हमने ये करके देख लिया है। ओके गाइज, तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा यूनिरी माइनस को कैसे हमने ओवरलोड किया है। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।
हेलो दोस्तों, तो अभी हम लोग देखने वाले हैं ऑपरेटर ओवरलोडिंग का एग्जांपल। और इस बार हम करने वाले हैं यूनिरी माइनस को ओवरलोड यूजिंग फ्रेंड फंक्शन। जैसे यहाँ पे लिखा गया क्या है, यूनिरी ऑपरेटर को हम क्या करने वाले हैं, ओवरलोड करने वाले हैं यूजिंग फ्रेंड फंक्शन। फ्रेंड फंक्शन में हमने कुछ कुछ पॉइंट बताए थे। पहला पॉइंट क्या था, वहाँ पे ये मेंबर फंक्शन नहीं होता है, मेंबर फंक्शन नहीं होता है तो यहाँ पे हमारा वो इम्प्लिसिट इस पे पास नहीं होता है, तो इसलिए हमको एक आर्गुमेंट इसमें देना पड़ता है यूनिरी ऑपरेटर के लिए। तो वो सब करेंगे, सबसे पहले अपना लगा लेते हैं, जो भी यहाँ तैयार रहता है वो लगा लेते हैं। उसके बाद सबसे पहले एक हम क्लास डिफाइन करेंगे। तो क्लास हम डिफाइन कर लेते हैं, क्लास टेस्ट नाम का। क्लास टेस्ट नाम का हम यहाँ पे क्लास डिफाइन कर लेते हैं। उसके बाद इसमें कुछ कुछ वैल्यू दे देते हैं, जैसे पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर लगाना पड़ेगा। उसके बाद दे देते हैं इंट ए कॉमा, या फिर यहाँ पे इसको नीचे करके लिख देते हैं, अच्छा लगेगा, इंट बी। दो वैल्यू ले लिए हैं, दो वैल्यू ले लिए। उसके बाद फंक्शन कुछ कुछ ले लेते हैं, सेट डाटा फंक्शन ले लेते हैं वैल्यू को सेट करने के लिए। एक फंक्शन डिफाइन करते हैं, वॉइड सेट डाटा। सेट डाटा करके फंक्शन यहाँ पे हम डिफाइन कर देते हैं, जो कि लगेगा दो इंटीजर लेगा, जो कि दो इंटीजर लेगा। ओके, एक डिस्प्ले करने के लिए फंक्शन ले लेते हैं, वॉइड डिस्प्ले। ये डिस्प्ले कर देगा हमारा फंक्शन, जो भी यहाँ पे वैल्यू इसमें देंगे वो। और उसके बाद हमको एक फंक्शन भी डिफाइन करेगा, कौन सा फंक्शन, ऑपरेटर फंक्शन। ऑपरेटर फंक्शन, तो ऑपरेटर फंक्शन को कैसे हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे, क्योंकि ये मेरा क्या है, क्योंकि ये मेरा मेंबर फंक्शन नहीं है। मेन फंक्शन मेरा मेंबर फंक्शन नहीं होता है, तो मेंबर फंक्शन नहीं है तो डायरेक्टली हम इसको आउटपुट में लेंगे नहीं, डायरेक्टली वो नेगेटिव करेगा नहीं। तो यहाँ पे हमको एक रिटर्न टाइप यहाँ पे क्या रहेगा, मेरा रिटर्न टाइप लेना पड़ेगा, क्योंकि रिटर्न करवाएंगे हम इससे। रिटर्न जब हम करवाएंगे इसमें, तो रिटर्न जब करवाएंगे तो यहाँ पे रिटर्न टाइप भी देना पड़ेगा। और क्या रिटर्न करवा रहे हैं, ऑब्जेक्ट को रिटर्न करवा रहे हैं। ऑब्जेक्ट को रिटर्न करवा रहे हैं तो ऑब्जेक्ट का डाटा टाइप क्या होता है, उसका क्लास नेम। तो यहाँ पे क्लास नेम उसका डाटा टाइप देंगे। उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे क्या, ऑपरेटर। ऑपरेटर लिखेंगे, ऑपरेटर के बाद उसका सिंबल लिखेंगे। तो ऑपरेटर का सिंबल माइनस वाला को ओवरलोड करने वाले तो माइनस लिख दिए। और उसके बाद क्या कर रहे हैं, उसके बाद यहाँ पे हम इसके आर्गूमेंट में देंगे। तो आर्गूमेंट में हम क्या ले रहे हैं, एक ऑब्जेक्ट लेंगे आर्गूमेंट में, इसलिए यूनिटी के लिए फ्रेंड फंक्शन में 1 लेते हैं। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद इसको हमको एक फ्रेंड बनाना पड़ेगा, तो चलिए फ्रेंड बना देते हैं। यहाँ पे फ्रेंड बनाते हैं, ये मेरा क्या हुआ, ऑपरेटर फंक्शन का डिक्लेरेशन हो गया। यहाँ पे इसका डिक्लेरेशन कंप्लीट हुआ। ओके, अब यहाँ पे सेमीकोलन लगा देते हैं। अब चलिए यहाँ पे इसको हम डेफिनेशन देते हैं सबको वन बाय वन। तो सबसे पहले देते हैं सेट डाटा का, तो वॉइड टेस्ट, उसके बाद स्कोप रेजोल्यूशन, उसके बाद यहाँ पे सेट डाटा। उसके बाद सेट डाटा को यहाँ पे वैल्यू देंगे इंट इंट एक्स कॉमा इंट वाई। दो वैल्यू देते हैं, दो वैल्यू देने के बाद इसको हम सेट कर देते हैं इसमें, ए इक्वल टू एक्स और बी इक्वल टू वाई। वैल्यू सेट कर दिए। वैल्यू सेट करने के बाद इसको हम डिस्प्ले भी करवाने के लिए लिख देते हैं, तो डिस्प्ले वाला लिख देते हैं वॉइड, उसके बाद क्लास का नाम टेस्ट, उसके बाद स्कोप रेजोल्यूशन, उसके बाद डिस्प्ले। तो उसके बाद डिस्प्ले में यहाँ पे हम कुछ इस प्रकार से देंगे, एक ही लाइन में डिस्प्ले करवा देंगे दोनों को। ओके, यहाँ पे लिख देते हैं क्या, सी आउट, सी आउट। और यहाँ पे हम दे देते हैं क्या, ए, और उसके बाद थोड़ा सा स्पेस दे के बी प्रिंट करवा देते हैं। उसके बाद इंट एल भी दे ही देते हैं साथ में, इंट एल हो गया। तो हम डिस्प्ले करवाने का लिख लिए हैं, डिस्प्ले हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, अपना ऑपरेटर फंक्शन को कॉल करते हैं। तो ऑपरेटर फंक्शन को पहले यहाँ पे देते हैं, तो ये मेरा मेंबर फंक्शन नहीं है, तो मेंबर फंक्शन नहीं है तो यहाँ पे स्कोप रेजोल्यूशन लगाने का कोई जरूरी नहीं है। डायरेक्टली हम देंगे रिटर्न टाइप। रिटर्न टाइप के बाद ऑपरेटर का जो भी है वो देंगे, ऑपरेटर। उसके बाद माइनस, उसके बाद यहाँ पे ले रहा है क्या, ये ले रहा है एक ले रहा है ऑब्जेक्ट ले रहा है, तो ऑब्जेक्ट टी दे देते हैं। ओके, तो ये हो गया। तो ऑब्जेक्ट जब टी ले रहा है तो रिटर्न कर रहा है, तो रिटर्न करने के लिए हमें रिटर्न करवाना भी पड़ेगा। चलिए रिटर्न करवाने के लिए यहाँ पे क्या करते हैं, एक टेम्पररी बनाते हैं, एक टेम्पररी वेरिएबल बनाते हैं टेम्प नाम का। और इसमें क्या करेंगे, टेम्प डॉट ए इक्वल टू, जो हम ऑब्जेक्ट ले रहे हैं उसका निगेटिव वैल्यू यहाँ पे करेंगे माइनस टी डॉट ए का वैल्यू। उसके बाद क्या करेंगे, फिर से टेम्पररी में बी वाला वैल्यू को हम माइनस करेंगे, तो बी डॉट बी इक्वल टू माइनस टी डॉट बी। यहाँ पे दोनों को वैल्यू को नेगेटिव कर दिया और रिटर्न करवा देते हैं। रिटर्न, यहाँ पे रिटर्न क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे हम टेम्पररी, टेम्पररी को रिटर्न कर देंगे। तो इससे मेरा क्या होगा, वैल्यू को रिटर्न करके वो माइनस कर देगा। उसका क्या करेंगे, यहाँ पे पहले फंक्शन कॉल करते हैं, तो एक यहाँ पे बना लेते हैं अपना टेस्ट T1। और उसके बाद क्या करेंगे, T1 डॉट सेट डाटा कर देते हैं। ओके, सेट डाटा कर देते हैं। सेट डाटा में क्या करेंगे इस बार, सेट डाटा में कुछ भी कर देते हैं, 5,6 कर देते हैं।
5,6 कर देते हैं सेट। और उसके बाद क्या करेंगे, डिस्प्ले करवा लेते हैं T1 डिस्प्ले, यहाँ पे डिस्प्ले करवा लेते हैं। ओके गाइस, बैटरी लो बता रहा है तो ये कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम डिस्प्ले करवा के देख लेते हैं पहले वैल्यू को। ओके, तो यहाँ पे हम पहले डिस्प्ले करवा के इसका वैल्यू को देख लेते हैं, एनालाइज कर लेते हैं। ओके, उसके बाद क्या करेंगे, अपना ऑपरेटर फंक्शन को कॉल करेंगे। ये हो गया गाइस, तो यहाँ पे वैल्यू आ रहा है अभी। तो यहाँ पे वैल्यू में आना चाहिए 5 और 6 वैल्यू प्रिंट होकर आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हम 5 और 6, तो यहाँ पे देखिए 5 और 6 मेरा क्या हो रहा है, प्रिंट होकर आ रहा है। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे अपना ऑपरेटर फंक्शन को कॉल करते हैं। ऑपरेटर फंक्शन मेरा नॉन फंक्शन है तो इसको डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं। यहाँ पे देंगे डायरेक्टली कॉल करते हैं ऑपरेटर, ऑपरेटर और उसके बाद माइनस। तो यहाँ पे ये रिटर्न करेगा, तो रिटर्न करवाने के लिए एक ऑब्जेक्ट हमको डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे डिक्लेयर कर देते हैं T2, T1 और T2 हम डिक्लेयर कर देते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं T2 इक्वल टू, T2 में यहाँ पे हमारा स्टोर होगा, ये जो रिटर्न करके देगा वो। तो यहाँ पे हम फंक्शन कॉल कर देते हैं और यहाँ पे हम T1 को पास करते हैं। मतलब T1 का जो भी वैल्यू है उसको निगेटिव करके T2 में स्टोर कर दो। T1 का जो भी वैल्यू है उसको निगेटिव करके T2 में स्टोर कर दो। अब यहाँ पे हम करते हैं T2 डॉट डिस्प्ले। तो यहाँ पे मेरा आउटपुट आना चाहिए एकदम सही सही। तो यहाँ पे चलिए इसको हम रन करवा लेते हैं। तो एक में आना चाहिए 5,6 और एक में आना चाहिए -5,-6। ये हमको रिटर्न करके आना चाहिए। तो ये हम देखिए मेरा आउटपुट आ रहा है एकदम सही, -6 और -5 करके मेरा आ रहा है। ओके गाइस, तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, फ्रेंड फंक्शन में आपको यही ध्यान देने वाला है। इसमें एक ऑब्जेक्ट को हम इसमें इनपुट लेते हैं, उसके बाद यहाँ पे हम एक टेम्पररी वेरिएबल बना के इसमें क्या करते हैं, अपना काम करवाते हैं। ओके, तो इसमें यही ध्यान देने वाली बात है। और यहाँ पे जो टेम्पररी वेरिएबल बनाए हैं उससे हम क्या करवाए हैं, उसके डॉट लगा के उसको एक्सेस कर रहे हैं उसके वैल्यू को, उसके बाद उसको हम निगेटिव कर रहे हैं। और इसमें ये फ्रेंड फंक्शन को हम डिक्लेयर कैसे किए हैं, यहाँ पर हम लिख देते हैं ऑपरेटर ओवरलोडिंग फ्रेंड फंक्शन, फ्रेंड फंक्शन, फ्रेंड फंक्शन को हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ओवरलोड कर रहे हैं। ओके, ये दोनों तो मेरा नॉर्मल फंक्शन ही है, ये दोनों से आप फेमिलियर हो ही गए होंगे। उसके बाद यूनिटी ऑपरेटर को हमने क्या किया, फिर से एक बार समझ बता देते। सबसे पहले हम ए और बी को बनाए हैं, उसके बाद सेट डाटा और डिस्प्ले करके हम एक सेट डाटा करने के लिए, ए और बी को सेट करने के लिए, डिस्प्ले हम उसको प्रिंट करवाने के लिए किए हैं। उसके बाद फ्रेंड फंक्शन के जरिए हम क्या कर रहे हैं, इसको ओवरलोड कर रहे हैं। तो फ्रेंड फंक्शन में हम एक आर्गूमेंट लेते हैं यूनिटी ऑपरेटर के लिए, और यही अगर बाइनरी ऑपरेटर रहता तो हम 2 आर्गूमेंट लेते हैं। ठीक है, वो हम नेक्स्ट में देखेंगे जब करेंगे तब बाइनरी वाला। उसके बाद फ्रेंड फंक्शन के जरिए हम इसको फ्रेंड बना दिए हैं, और उसके बाद सेट डाटा डिस्प्ले वैल्यू दे दिए हैं। उसके बाद ऑपरेटर में क्या किए हैं, हम यहाँ पे रिटर्न करवा रहे हैं टेस्ट। यहाँ पे हम वैल्यू रिटर्न करवा रहे हैं। रिटर्न करवाने के बाद क्या कर रहे हैं, ऑपरेटर फिर माइनस और एक ऑपरेटर यहाँ पे ऑब्जेक्ट लेगा, तो ऑब्जेक्ट लेके ले लिए हैं। उसके बाद जो हम अभी टेम्पररी बनाए हैं उसमें क्या करें, वैल्यू को नेगेटिव कर दे रहे हैं। उसके बाद इसको हम प्रिंट करवा दे रहे हैं। तो ये थोड़ा था फ्रेंड फंक्शन के बारे में। ओके गाइस, तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा गाइस। तो मिलते हैं नेक्स्ट विषय में। हेलो दोस्तों, तो अभी हम लोग ऑपरेटर ओवरलोडिंग का एग्जांपल देखने वाले हैं, जिसमें से हम लोग करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन। कॉम्प्लेक्स नंबर एडिशन करने का मतलब क्या है, जैसे कि मान लेते हैं हम आपको कुछ इस प्रकार से इनपुट देते हैं। जैसे हम इनपुट देते हैं आपको 2+4i, तो आपको रिजल्ट में क्या आना चाहिए, ये एक इनपुट देते हैं, दूसरा इनपुट हम देते हैं क्या, 3+5i। अगर ये दोनों हम आपको इनपुट में देते हैं तो आपका रिजल्ट जो होना चाहिए, रिजल्ट आपका आना चाहिए क्या, रिजल्ट आना चाहिए जो रियल पार्ट है वो रियल पार्ट से ऐड होना चाहिए, मतलब 2+3 = 5, और प्लस, और जो इमेजिनरी पार्ट है वो इमेजिनरी पार्ट से ऐड होना चाहिए, मतलब 4+5 9 होना चाहिए। तो आपको रिजल्ट में कुछ इस प्रकार से आना चाहिए। तो यहाँ पे हम एक रियल पार्ट लेंगे और एक इमेजिनरी पार्ट लेंगे और उसको एडिशन करेंगे और कॉम्प्लेक्स नंबर उसको हम रिटर्न करके देंगे। तो इसको हम करने वाले हैं यूजिंग ऑपरेटर ओवरलोडिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अपना लगा लेते हैं, जो लगाना होता है वो #cpp लिख कर लगा देते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम सिंपल करते हैं क्या, एक क्लास डिफाइन करते हैं, एक क्लास डिफाइन करते हैं। क्लास का नाम हम दे देते हैं, क्योंकि यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन करना है तो यहाँ पे दे देते हैं कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स लिख देते हैं क्लास का नाम कॉम्प्लेक्स। उसके बाद हम यहाँ पे जो हमको इनपुट में चाहिए वो ले लेते हैं, इसमें जो जो मेंबर चाहिए वो, तो सबसे पहले तो पब्लिक लिख देते हैं। ओके, उसके बाद क्या करेंगे, हमको चाहिए इसमें एक रियल पार्ट है एक इमेजिनरी पार्ट है, तो हमको दो चाहिए, एक रियल पार्ट चाहिए और एक इमेजिनरी पार्ट। तो उसका वेरिएबल बना देते हैं इंट रियल, और एक इमेजिनरी पार्ट के लिए तो इंट इमेजिनरी का img लिख देते हैं इमेजिनरी के लिए। रियल पार्ट हो गया, इमेजिनरी पार्ट हो गया, और इसमें हमको वैल्यू सेट करना पड़ेगा। तो वैल्यू सेट करने के लिए हम क्या करते हैं, फंक्शन बना लेते हैं जो वैल्यू सेट करेगा। तो वॉइड सेट डाटा करके बना लेते हैं, सेट डाटा।
डाटा सेट कर देगा और यहाँ पे हमको दो इनपुट लेंगे, एक रियल पार्ट के लिए और एक इमेजिनरी पार्ट के लिए। इनपुट ले लिए, उसके बाद हमको एक डिस्प्ले करने के लिए चाहिए, तो एक डिस्प्ले करने के लिए लेते हैं void, और यहाँ पे हम लिख देते हैं डिस्प्ले। डिस्प्ले करने के लिए एक फंक्शन बना लेते हैं जो इमेजिनरी, जो हमारा जो है उसको डिस्प्ले करेगा, एक रियल पार्ट को, इमेजिनरी पार्ट को, वो उस फॉर्मेट कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्मेट में उसको डिस्प्ले करेगा। ओके, उसके बाद हमको एक ये तो हो गया सेट डाटा, एक हो गया डिस्प्ले डाटा। अब हमको एक वैसा फंक्शन चाहिए जो ऑपरेटर को ओवरलोड करे। तो ऑपरेटर को ओवरलोड करने का सिंटैक्स हमको मालूम है, सबसे पहले हम देते हैं रिटर्न टाइप। तो रिटर्न टाइप यहाँ पे हमको एक रिटर्न करके क्या दे रहा है, ये फंक्शन क्या रिटर्न करके देगा, तो यहाँ पे ये जो रिटर्न करके दे रहा है वैल्यू, ये क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो ये कॉम्प्लेक्स रिटर्न करके दे रहा है, तो इसका रिटर्न टाइप हम देंगे कॉम्प्लेक्स। इसका रिटर्न टाइप हम देंगे कॉम्प्लेक्स। इसका रिटर्न टाइप कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स के बाद क्या लिखते हैं, ऑपरेटर जो हमारा कीवर्ड होता है वो लगाते हैं। तो ऑपरेटर लगा देते हैं, ऑपरेटर हमारा जो कीवर्ड है वो, उसका ऑपरेटर का सिंबल लगाते हैं। तो सिंबल यहाँ पे हम प्लस को ओवरलोड करने वाले थे, प्लस, और उसके बाद इनपुट में आर्गुमेंट में जो चाहिए वो देते हैं। तो यहाँ पे हम करने वाले हैं ये क्या, ये कर रहे हैं हम मेंबर फंक्शन के जरिए, ये जो हम कर रहे हैं यूजिंग मेंबर फंक्शन के लिए। तो मेंबर फंक्शन के लिए हम आपको बताए थे क्या, अगर बाइनरी ऑपरेटर है तो एक एज अ आर्गुमेंट में लेगा, मतलब एक हमारा आर्गुमेंट में रहेगा, और अगर वही हम प्लेन फंक्शन के जरिए करेंगे तो यूनिटी के लिए एक और बाइनरी के लिए दो रहता है। तो इसको हम करने वाले हैं मेंबर फंक्शन के जरिए, और ये मेरा क्या है, बाइनरी ऑपरेटर है। तो मेंबर फंक्शन से कर रहे हैं तो इसमें एक आर्गुमेंट लगेगा। तो यहाँ पे एक आर्गुमेंट लगेगा, और वो आर्गुमेंट क्या रहेगा, किस टाइप का, कॉम्प्लेक्स टाइप का। यहाँ पे कॉम्प्लेक्स इसमें दे देते हैं। ओके, ये मेरा हो गया ऑपरेटर फंक्शन भी डिफाइन। अब एक एक करके सबके फंक्शन को हम डिक्लेयर कर दिए, हम डिफाइन करते हैं। तो सबसे पहले हम सेट डाटा को करते हैं। तो सेट डाटा को करते हैं तो सबसे पहले रिटर्न टाइप देते हैं। रिटर्न टाइप देने के बाद क्लास का नाम देते हैं। तो क्लास का नाम मेरा क्या है, कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स, उसके बाद यहाँ पे स्कोप रेजोल्यूशन लगाएंगे और सेट डाटा जो भी है उसको यहाँ पे फंक्शन को लिखेंगे। सेट डाटा में क्या करें, तो इनपुट ले रहे हैं तो इंट एक्स और इंट वाई कर देते हैं, इंट वाई। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद इसमें हम वैल्यू सेट कर देंगे, रियल में एक्स का वैल्यू और इमेजिनरी में वाई का वैल्यू सेट कर दिए। उसके बाद क्या, ये सब मेरा हो गया सेट डाटा फंक्शन का काम खत्म। अब करते हैं डिस्प्ले वाला काम। तो डिस्प्ले वाला करते हैं, फिर से रिटर्न टाइप, क्लास का नाम, और उसके बाद स्कोप रेजुलेशन, उसके बाद डिस्प्ले। और डिस्प्ले का फॉर्मेट मेरा क्या रहेगा, कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेट रहेगा। तो कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेट देते हैं, सबसे पहले देंगे सी आउट। सी आउट के बाद यहाँ पे पहले देते हैं रियल को, पहले प्रिंट कराएंगे, पहले रियल को प्रिंट करवाएंगे। सबसे पहले रियल को प्रिंट कराएंगे। रियल को प्रिंट करवाने के बाद क्या करेंगे, एक हम थोड़ा सा स्पेस देंगे और वहां पे हम प्रिंट करेंगे प्लस, और उसके बाद थोड़ा सा गैप देके आई। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे इमेजिनरी वाला जो भी पार्ट रहेगा उसको प्रिंट करवा देंगे। ये बस फॉर्मेट में रहेगा इसलिए इसे कर रहे हैं, वैसे आप जरूरी नहीं है जैसा ही करें। ओके, उसके बाद यहाँ पे हम इंटर लगा के लाइन चेंज करवा देते हैं। तो ये मेरा डिस्प्ले का फॉर्मेट होगा रियल प्लस आई इमेजिनरी, इस फॉर्मेट में रहता है मेरा, तो उसी फॉर्मेट में यहाँ पे प्रिंट करवा दे रहे हैं। अब आते हैं ऑपरेटर वाले फंक्शन पे। तो ऑपरेटर वाले फंक्शन पे हमारा रिटर्न टाइप क्या है, रिटर्न टाइप मेरा कॉम्प्लेक्स है। तो कॉम्प्लेक्स देंगे, उसके बाद क्लास का नाम, तो क्लास का नाम भी मेरा क्या है, कॉम्प्लेक्स है। पहले रिटर्न टाइप हमने दिया, उसके बाद क्लास का नाम, तो क्लास के नाम के बाद यहाँ पे स्कोप रेजुलेशन लगाएंगे तो सारा फंक्शन आ जाएगा। यहाँ पे ऑपरेटर वाले फंक्शन को ओवरलोड करेंगे। ये हो गया। तो यहाँ पे कौन कौन सा हमको चाहिए, एक चाहिए, एक यहाँ पे हमको कौन सा चाहिए था, कॉम्प्लेक्स टाइप का वेरिएबल चाहिए था। तो यहाँ पे ले लेते हैं कॉम्प्लेक्स, लिख देते हैं कॉम्प्लेक्स सी लिख देते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं। कॉम्प्लेक्स टाइप का, कॉम्प्लेक्स क्या है, मेरा क्लास का नाम है। क्लास का नाम अब क्या डाटा टाइप के जैसे बिहेव कर रहा है, इसलिए कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स लिख रहे हैं तो ज़्यादा कंफ्यूज होने वाली चीज़ नहीं है ये। वैसे जैसे आप इंट एक्स लिखते हैं ना, तो वही इंट के जगह पर मेरा क्या है, डाटा टाइप आता है। तो क्लास का जो नाम होता है वो अपने ऑब्जेक्ट के लिए डाटा टाइप जैसा बिहेव करने लगता है। तो ये सी जो है, ये सी, ये मेरा क्या है, वेरिएबल है, इसका डाटा टाइप क्या है, कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, इसलिए कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। सबसे पहले हमने क्या लिखा, ये मेरा क्या है, रिटर्न टाइप। रिटर्न टाइप के बाद मेरा क्या है, ये मेरा क्या है, ये जो इधर लिखे हैं ये मेरा क्लास का नाम है। क्लास का नाम के बाद इधर हमने एक डाटा टाइप जैसा इसको लिखा है। ओके, अब आते हैं इसमें, इसका काम करते हैं। तो हमको ये यहाँ पे रिटर्न करवाना है, तो ये फंक्शन को रिटर्न करके देगा। तो रिटर्न करके देगा तो एक हम टेम्परेरी वेरिएबल बना लेते हैं। तो टेम्परेरी वेरिएबल भी हमारा किस टाइप का रहेगा, कॉम्प्लेक्स टाइप का रहेगा। तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स टाइप का, बस डाटा जैसे आप इंट एक्स लिखते हैं वही काम कर रहे हैं, और कुछ नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे लिख देते हैं C1। ठीक है, C1 लिख देते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप अपना काम करते हैं। अब यहाँ पे हम ऐड परफॉर्म करवाते हैं। तो C1 डॉट रियल, सी डॉट रियल के पार्ट में क्या करो, रियल जो कि यहाँ पे बाय डिफॉल्ट आ जाता है मेंबर फंक्शन में, रियल प्लस, अब किसका, सी डॉट रियल का ऐड कर दो। रियल में रियल को हम ऐड करवा रहे हैं।
रियल में हम रियल को ऐड करवा रहे हैं, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या होता है, रियल वाला पार्ट में रियल पार्ट ऐड होता है। उसके बाद यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट में कर देते हैं, तो इमेजिनरी पार्ट में आप कर देते हैं गाइस। ओके, तो यहाँ पर भी आई एम जी प्लस, अब यहाँ पे जो वेरिएबल लिए हैं हम उसका सी डॉट इमेजिनरी पार्ट में, इसमें इसको ऐड कर दो। ऐड कर देगा, उसके बाद रिटर्न कर देना है, क्या रिटर्न कर देगा सी वन। यहाँ पे कर देते हैं रिटर्न सी वन, जो कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। ओके, सी वन को रिटर्न कर दिया, मेरा काम हो गया, बस इतना ही इजी तो था, ज़्यादा डिफिकल्ट वाली बात है नहीं है। तो एग्जाम्पल हम जो लिए हैं 2+4i, 2 4 और 3 5, तो वही यहाँ पे हम कर देते हैं, एग्जाम्पल में जो लिए थे वही। तो एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, सबसे पहले हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। तो ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करेंगे, क्लास का नाम लिख के, क्लास का नाम, और यहाँ पे हम दे देते हैं C1। और जैसे हम यहाँ पे C1 लिखे, आप C1 को कॉल पर पहले सेट डाटा करते हैं, तो C1 डॉट सेट डाटा। सेट डाटा हम कैसे करेंगे, दे देते हैं 2,4, जो ऊपर में लिए थे एग्जाम्पल में, क्या लिए थे 2 4 और 3 5, ये हमने ले लिया। और उसके बाद इसको हम पहले प्रिंट करवा लेते हैं, C1 डॉट डिस्प्ले करवा के इसको हम प्रिंट करवा लेते हैं वैल्यू को। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद एक और वेरिएबल बना लेते हैं, कॉम्प्लेक्स C2 बना लिया। अब C2 को भी यहाँ पे पहले सेट कर देते हैं, वैल्यू को सेट डाटा करके वैल्यू को सेट करते हैं। कौन सा वैल्यू सेट कर दे, 3,5, यही वैल्यू लिए थे ना, आप जरूरी नहीं वही ले लें, यहाँ पर समझने के लिए करते हैं 3 5। ओके, ये हमने ले लिया, इसको भी डिस्प्ले करवा देते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्मेट में, C2 डॉट डिस्प्ले, ये हमने कर दिया। अब हम क्या करेंगे, इसके बाद एक और तीसरा वेरिएबल बनाते हैं, कॉम्प्लेक्स C3। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एडिशन नंबर आप परफॉर्म करेंगे, तो C3 इक्वल टू हम क्या करेंगे, C1 प्लस C2, C1 कॉम्प्लेक्स नंबर और C2 जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, वो दोनों को ऐड करके हम C3 में रख देंगे वैल्यू को। वैसे कर देने के उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे हम C3 को डिस्प्ले करवा देंगे, C3 डॉट डिस्प्ले, यहाँ पे मेरा जो रिजल्ट है वो प्रिंट होके आना चाहिए। ओके, तो चलिए अब रन करके देख लेते हैं, कहीं पे कोई मिस्टेक तो नहीं हो गया, कोई एरर वगैरह तो नहीं, एकदम सही चल रहा है सब कुछ। अब यहाँ पे मेरा रिजल्ट आएगा, तो यहाँ पे रिजल्ट में देखिएगा, सबसे पहले हमने दिया था क्या इनपुट में 2 और 4, तो 2 और 4 कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में प्रिंट हो गया है। उसके बाद हमने दिया क्या 3 और 5, तो 3 5 भी यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में प्रिंट हो गया है। उसके बाद हमने यहाँ पे डिस्प्ले करवाया, तो डिस्प्ले जो करवाए हैं, तो ये क्या हो गया 5 + 9i, तो ये मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन परफॉर्म हो गया यूजिंग मेंबर फंक्शन। तो यही था यहाँ पे ऑपरेटर ओवरलोडिंग, ये ज़्यादा कोई टॉप चीज़ है नहीं, बस समझना वाला है क्या, अगर मेरा क्या मेंबर फंक्शन के जरिए हम कर रहे हैं, तो यूनिटी ऑपरेटर के लिए एक और बाइनरी ऑपरेटर के लिए 2 आर्गुमेंट लगता है। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे करके देख लिया है। ओके, तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हेलो दोस्तों, तो अभी हम लोग देखने वाले हैं ऑपरेटर ओवरलोडिंग का एग्जांपल यूजिंग फ्रेंड फंक्शन। तो पिछले वाले में हमने किया था मेंबर फंक्शन के जरिए, और इस बार करेंगे हम फ्रेंड फंक्शन के जरिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम देखने वाले हैं कॉम्प्लेक्स नंबर एडिशन यूजिंग फ्रेंड फंक्शन। कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन करने का मतलब क्या हुआ, जैसे हम यहाँ पे एक इनपुट लेके देखते हैं आपको। ओके, जैसे यहाँ पे हम इनपुट में देते हैं, मान लेते हैं 2 + 3i। ओके, दूसरा इनपुट हम आपको देते हैं क्या 5 + 4i, 5 + 4i। तो आपको रिजल्ट में क्या आना चाहिए, रिजल्ट में आना चाहिए मेरा, रिजल्ट में इसका एडिशन आना चाहिए। तो इसका रिजल्ट क्या होगा मेरा 5 + 2 7 प्लस, और ये 7 + 7i। तो यहाँ पे 7 + 7 अच्छा नहीं लग रहा है, तो इसको चेंज करके हम कर देते हैं 5, 7 + 8i हो जाएगा 8i। तो इसी तरह से मेरा क्या होना चाहिए, रिजल्ट में आना चाहिए। यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक, ओके, रिजल्ट में मेरा आना चाहिए, इस टाइप से मेरा आना चाहिए। तो इसी के जरिए हम क्या करने वाले हैं, ऑपरेटर को ओवरलोड, प्लस ऑपरेटर है, इसको ओवरलोड करने वाले, ताकि ये कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन फॉर्म कर सके। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना डिस्कशन। यहाँ पे सबसे पहले लगा लेते हैं अपना जो लगाना होता है। ओके, उसके बाद क्या करेंगे, क्लास डिफाइन कर लेते हैं। तो क्लास डिफाइन कर लेते हैं, तो क्लास डिफाइन करने के लिए क्लास का नाम लिख लेते हैं। उसके बाद क्लास का नाम हम कॉम्प्लेक्स लिख देते हैं, क्योंकि वहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर का करवाने वाले हैं एडिशन। ओके, उसमें आप कॉम्प्लेक्स नंबर में एक मेरा क्या होता है, एक मेरा रियल पार्ट होता है, एक इमेजिनरी पार्ट होता है। ये भी 5 + 5 अच्छा नहीं लग रहा था, इसको भी हम चेंज कर देते हैं 1 कर देते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3। ओके, तो एक मेरा रियल पार्ट होता है, एक इमेजिनरी पार्ट होता है, तो उसके लिए एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा। तो चलिए वेरिएबल बना लेते हैं, सबसे पहले पब्लिक लिख देते हैं, उसके बाद वेरिएबल बनाते हैं। तो वेरिएबल कैसे बनाएंगे, जैसे हमेशा बनाते हैं, तो इंट रियल, उसके बाद इंट इमेजिनरी, इमेजिनरी को img लिख देते हैं।
ओके, इस तरह से हमें वेरिएबल बना लिया और उसके बाद हमको इसमें वैल्यू सेट करना पड़ेगा। तो वैल्यू सेट करने के लिए बना लेते हैं अपना फंक्शन। तो लिख देते हैं वॉइड सेट डाटा फंक्शन एक बना देते हैं। जो वैल्यू को जो मेंबर फंक्शन को जो मेंबर वेरिएबल होता है उसको सेट करने के लिए फंक्शन बनाते हैं, उसको सेटर फंक्शन बोलते हैं। और जो वैल्यू गेट करने के लिए प्राइवेट मेंबर को वैल्यू गेट करने के लिए बनाते हैं उसको गेटर फंक्शन बोलते हैं। तो सेट डाटा लिख देते हैं यहाँ पे, जो वैल्यू के सेट कर देगा इसमें, और इसमें लेगा एक इंटीजर पार्ट लेगा और एक और इंटीजर पार्ट लेगा, मतलब दो आर्गुमेंट में ले रहा है, यहाँ पे दोनों इंटीजर वैल्यू ले रहा है। उसके बाद हम डिस्प्ले करवाने के लिए भी लिख देते हैं। तो डिस्प्ले करवाने के लिए लिख देते हैं गाइस वॉइड डिस्प्ले डिस्प्ले, और यहाँ पे कुछ वैल्यू लेगा नहीं, सिंपल छोड़ देते हैं। अब यहाँ पे हमने क्या किया है, एक सेटर बना दिया है, एक डिस्प्ले करवाने के लिए बना लिए हैं। और उसके बाद अब क्या करेंगे, हमको मेंबर फंक्शन तो नहीं, फ्रेंड फंक्शन के जरिए हमको क्या करना है, ऑपरेटर को ओवरलोड करना है। एक ऑपरेटर ओवरलोड हम करने का फंक्शन बनाते हैं, तो वो कैसे बनाएंगे, तो सिंपल हम लिखेंगे क्या, सबसे पहले क्या लिखेंगे, रिटर्न टाइप। तो रिटर्न टाइप क्या मेरा है, कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स लिख देते हैं रिटर्न टाइप, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स नंबर को रिटर्न करके देगा। और उसके बाद हम लिखते हैं ऑपरेटर। तो ऑपरेटर लिख देते हैं, ऑपरेटर, उसके बाद ऑपरेटर का सिंबल का प्लस। और ये आर्गुमेंट में क्या क्या चीज लेगा, तो आर्गुमेंट में हमने बताया था कि आप फ्रेंड फंक्शन के जरिए अगर हम कर रहे हैं ऑपरेटर ओवरलोडिंग, तो यूनिरी ऑपरेटर के लिए एक चीज लगता है, एक आर्गुमेंट में लगता है, और बाइनरी ऑपरेटर के लिए दो आर्गुमेंट लगता है। तो दो आर्गुमेंट यहाँ पे लगेगा क्योंकि मेरा प्लस जो है वो बाइनरी ऑपरेटर है। तो बाइनरी ऑपरेटर को यहाँ पे परफॉर्म करवाने के लिए दो आर्गुमेंट लगेगा। तो दो आर्गुमेंट किस टाइप का रहेगा, क्योंकि ये इनपुट में क्या ले रहा है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर ले रहा है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर ले रहा है, तो कॉम्प्लेक्स टाइप का आर्गुमेंट होगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं कॉम्प्लेक्स, उसके बाद फिर से एक और कॉम्प्लेक्स लिख देते हैं, एक और कॉम्प्लेक्स लिख देते हैं। तो दो कॉम्प्लेक्स यहाँ पे इनपुट में लेगा, तो ये हो गया। अब ये तो मेरा क्या हो गया, मेंबर फंक्शन जैसा हो गया, लेकिन यहाँ पे हमको क्या करना है, इसका फ्रेंड फंक्शन बनाना है। तो फ्रेंड फंक्शन इसका हम बना देते हैं। तो यहाँ पे लिख देते हैं फ्रेंड, ये मेरा क्या हो गया, फ्रेंड फंक्शन, इस क्लास का ये फ्रेंड फंक्शन बन गया। ठीक है, इतना चीज क्लियर हो गया। तो इतना चीज क्लियर हो गया, तो चलिए अब हम यहाँ पे परफॉर्म करते हैं अपना फंक्शन लिखना। फंक्शन का डिक्लेरेशन तो हो गया, अब डिफिनेशन देना स्टार्ट करते हैं। तो डिफिनेशन पहले देते हैं सेटर का। तो लिख देते हैं रिटर्न टाइप वाइड, उसके बाद क्लास का नाम मेरा क्या है, कॉम्प्लेक्स है, तो कॉम्प्लेक्स। उसका बाद स्कोप रेजोल्यूशन, तो उसके बाद सेट डाटा आ जाएगा, तो सेट डाटा कर देते हैं। और उसके बाद यहाँ पे हमको इंटीजर ले लेते हैं, इंटीजर एक्स कॉमा इंटीजर वाई कर देते हैं, इंटीजर वाई। और इसके बाद हम इमेजिनरी और रियल में सेट कर देते हैं। तो रियल में सेट कर देते हैं क्या, एक्स का वैल्यू, और इमेजिनरी में कर देते हैं वाई का वैल्यू। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे फंक्शन हो गया, दूसरा फंक्शन चलते हैं डिस्प्ले वाले पर, वाइड कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स क्लास का नाम, और उसके बाद स्कोप रेजुलेशन, उसके बाद डिस्प्ले फंक्शन कुछ ले नहीं रहा है, डायरेक्ट इसका डेफिनेशन प्रोवाइड करते हैं, सी आउट। उसके बाद यहाँ पे फॉर्मेट में रियल फाइल आना चाहिए, तो रियल। उसके बाद थोड़ा सा स्पेस आना चाहिए, उसके बाद प्लस प्रिंट होना चाहिए, उसके बाद आई प्रिंट होकर आना चाहिए, उसके बाद रियल वाला पार्ट आना चाहिए, इमेजनरी पार्ट। तो इमेजनरी पार्ट के बाद लिख देते हैं इंटेल लाइन चेंज करने के लिए, हो गया। तो डिस्प्ले फंक्शन भी मेरा हो गया कंप्लीट। अब आते हैं ऑपरेटर वाले फंक्शन पे। तो ऑपरेटर वाले फंक्शन पे पहले क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे देखिएगा जो फ्रेंड फंक्शन मेरा होता है वो क्लास का मेंबर नहीं होता है। जब वो क्लास का मेंबर होता नहीं है तो उसको हम ऐसे स्कोप रेगुलेशन लगा के एक्सेस नहीं कर सकते, और अगर क्लास का मेंबर है नहीं तो उसको हम डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली उसको एक्सेस कर रहे हैं, तो लिखेंगे कॉम्प्लेक्स रिटर्न टाइप, क्लास का रिटर्न टाइप लिख रहे हैं, फंक्शन का रिटर्न टाइप, उसके बाद ऑपरेटर ऑपरेटर, उसके बाद जो उसका सिंबल है वो प्लस, और उसके बाद क्या है, कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स है, तो यहाँ पे लिख देते हैं कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स C1 लिख देते हैं, और कॉम्प्लेक्स C2 लिख देते हैं, कॉम्प्लेक्स C2। C1 C2 इनपुट में ले लेगा, उसके बाद इस पर परफॉर्म मेरा होगा एडिशन। तो C1 C2 तो ले लिया, ठीक है। अब ये रिटर्न कर रहा है कॉम्प्लेक्स, तो रिटर्न कर रहा है तो कुछ रिटर्न करवाना पड़ेगा। तो रिटर्न करवाने के लिए हम टेम्परेरी वेरिएबल बनाएंगे, जो कि होगा कॉम्प्लेक्स टाइप का, जो होगा कॉम्प्लेक्स टाइप का। ये कॉम्प्लेक्स क्या है, डाटा टाइप का, और ज़्यादा कुछ है नहीं। तो यहाँ पे जैसे आप इंट लिखते थे, इंट एक्स इंट वाई, वैसे ही यहाँ पे हम इंट के जगह पर कॉम्प्लेक्स लिख रहे हैं, क्योंकि क्लास का नाम क्या हो जाता है, उसका डाटा टाइप पे जाता है। तो कॉम्प्लेक्स हम टेम्प बना देते हैं। उसका क्या करते हैं, टेम्प के रियल वाले पार्ट में क्या करते हैं, रियल से एडिशन करवा देते हैं। तो एक C1 है, तो C1 डॉट रियल प्लस C2 डॉट रियल, रियल वाले पार्ट में रियल वाला पार्ट से हम एडिशन करवा दिए। उसके बाद क्या करते हैं, टेम्प के जो भी है इमेजिनरी वाले पार्ट में, टेम्प के इमेजिनरी वाले पार्ट में इमेजिनरी पार्ट से एडिशन करवा देते हैं, सी इमेजिनरी प्लस C2 डॉट इमेजिनरी, इमेजिनरी वाले पार्ट में इमेजिनरी पार्ट से हम यहाँ पे करवा दिए। उसके बाद रिटर्न करवा देते हैं।
रिटर्न कर देते हैं किसको, टेम्प को। टेम्प को रिटर्न कर दिए, ये मेरा हो गया फंक्शन तैयार। फंक्शन तैयार हो गया था, चलिए इसको हम यहाँ पे डायरेक्ट कॉल करते हैं। तो डायरेक्टली कॉल करते हैं इसमें, तो हम किस प्रकार से करेंगे इस बार, चलिए पहले ऑब्जेक्ट बनाते हैं इसका। ऑब्जेक्ट बना देते हैं। ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट मान लेते हैं हम C1 है, C1 ऑब्जेक्ट बना देते हैं। और C1 में हम वैल्यू सेट करते हैं क्या, C1 डॉट सेट डाटा, और यहाँ पे वैल्यू सेट कर देते हैं या 2,3। डीएल में हो गया 2 और इमेजरी में हो गया 3। फिर से एक और ऑब्जेक्ट बना लेते हैं कॉम्प्लेक्स, और यहाँ पे लिख देते हैं C2, और C2 में भी हम यहाँ पे फंक्शन कॉल कर देते हैं C2 डॉट सेट डाटा। सेट डाटा में यहाँ पे कर देते हैं 1,5। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद इसको भी हम प्रिंट करवा के देख लेते हैं मेरा रिजल्ट आ रहा है सही कि नहीं। यहाँ पे इसमें हम डिस्प्ले करवा देते हैं, और उसके बाद एक और फंक्शन बनाएंगे C3, और C3 में क्या करेंगे हम यहाँ पे फंक्शन कॉल करवाएंगे। C3 में हम फंक्शन कॉल करवाएंगे, तो यहाँ पे लिखते हैं क्या, कॉम्प्लेक्स C3, और इसमें हम क्या करेंगे C3 इक्वल्स टू यहाँ पे ऑपरेटर को हम कॉल करने वाले हैं। तो कॉल कैसे करेंगे, डायरेक्ट ऑपरेटर लिख के, तो ऑपरेटर 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 प्लस, और यहाँ पे ब्रैकेट में C1 को पास करेंगे और C2 को पास करेंगे। आर्गुमेंट में C1 और C2 को पास करेंगे, और इसका जो रिटर्न करके वैल्यू आएगा वो मेरा C3 में स्टोर हो जाएगा। तो C3 डॉट डिस्प्ले करवा के हम C3 को भी प्रिंट करवा लेंगे। ओके, तो आई होप ये सब सही चलेगा। इसको हम रन करवा देते हैं गाइस, और आउटपुट इसका देख लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे हो गया है कंपाइल, और रिजल्ट भी मेरा आ गया है। ओके, तो यहाँ पे देखिएगा हमने क्या किया है, रिजल्ट मेरा देखिएगा गाइस क्या है। यहाँ पे हमने C2 को प्रिंट नहीं करवाया है, क्या C1 को प्रिंट करवाया है, C1 को प्रिंट नहीं करवाया गाइस। ओके, यहाँ पे C1 को प्रिंट करवा देते हैं, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा किसका कौन सा वैल्यू था। C1 डॉट डिस्प्ले हम करके C1 को भी प्रिंट करवा देते हैं। ओके, अब इसको रन करवाते हैं गाइस। ओके, तो अब एकदम सही चलेगा मेरा। 2,3 पहले प्रिंट आना चाहिए, तो यहाँ पे देखिए 2 + 3 आ रहा है, 3 आई। उसके बाद मेरा क्या है, ये 1,5 पास किए हैं, तो 1,5 यहाँ पे वो रियल में 1 और 5 इमेजरी में पार्ट हो रहा है, और उसका दोनों का एडिशन करके मेरा क्या हो रहा है, 2 + 1 3 और 3 + 5 8 आई। मेरा ये एकदम प्रोग्राम सही चल रहा है। तो ये था गाइस मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन यूजिंग फ्रेंड फंक्शन। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो अगर इसी में किसी प्रकार का अगर डाउट है तो कमेंट में पूछ सकते हैं गाइस। ओके, तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।